तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपने गार्डन पे काम कर रही थी। ये लड़की का नाम है माओ माओ। माओ माओ का फादर आवाज लगाता है एंड कहता है, बेटी तुमने दवाई डिलीवर करके आई कि नहीं आई हो? माओ माओ कहती है, नहीं पिताजी मैं अभी जाके दे आती हूँ। ठीक है बेटा, बट संभाल के जाना क्योंकि आजकल ना किडनैप बहुत हो रहा है। जी पिताजी मैं देख के जाऊंगी। ये बोल के वो उधर से जाने लगती है। फिर वो जड़ी बूटी डिलीवर कर बहुत सारी लड़कियां है जो काम कर रही है और इधर के जो बाकी के नौकर है ना वो सब हिजड़े है क्योंकि इस महल पे कोई लड़के का अलाउड नहीं है। इधर या तो गे या फिर लड़कियों का रहना अलाउड है। तभी उधर एक लड़की भागते हुए आती है एनो कहती है कि तुम्हें ये रूम नंबर पता है क्या? माओ माओ से रूम नंबर बता देती है। माओ माओ कहती है कि इधर ज्यादातर लड़कियां अनपढ़ गवार है, बस मैं ही हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पैसा तो मिलता है लेकिन वो पैसा किडनैपर्स ले लेता है। इधर माओ माओ का पोस्ट भी हायर लेवल हो सकता था लेकिन उसके लिए आपको खूबसूरत होना होगा। अब फिर चेंज होता है, हमें उस लड़की को दिखाई जाती है जो कि माओ माओ को कहती है, तुम्हें पता है हमारे इस कैसल में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़का आया है एंड इस लड़के का नाम है जिनशी। फिर सीन चेंज होता है, हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो कि रानी के पास आया हुआ है एंड वो रानी से कुछ बात कर रही थी। फिर दोबारा से हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जिधर ये लड़की कहती है, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि जिनशी लड़का है या फिर लड़की, क्योंकि मुझे जितना दूर पता चला है कि जिनशी इधर मैनेजर का काम करता है। अच्छा तुम जिनशी को छोड़ो और एक बात सुनो, तुम्हें पता है क्या इस महल में एक शराब लगा हुआ है कि जब रानिया बच्चे को जन्म देता है ना वो बच्चे 2-3 महीने बाद ही ऑटोमेटिक मर जाते हैं। माओ कहती है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माओ का दोस्त कहती है रानिया एंड उसके जो बेबीज है ना दोनों को ही सर में दर्द बुखार एंड उल्टियां होना शुरू होती है। ये बात सुनने के बाद माओ सोचती है कि मैं मेडिसिन बनाती हूँ, मुझे जितना दूर पता है कि ये कोई शराब नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन लिहुआ बहुत ज्यादा परेशानी में है क्योंकि उसकी बेबी को बहुत ज्यादा बुखार है। फिर सीन चेंज होता है, हमें माओ को दिखाई जाती है जो कि सोच रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कर्ज है, मुझे लगता है कि ये कोई पॉइजन से हो रहा है, ऐसा कुछ चीज है जिसके कारण रानी एंड उसके बेबीज को ऐसे परेशानी हो रही है। लेकिन मुझे क्या, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? ये कह के माओ दोबारा सोचती है कि छोड़ो मैं जाके रानी को ही देख के आती हूँ। ये बोल के वो दौड़ते दौड़ते रानी के पास जा रही थी। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रस्टेड स्टोर के बारे में जो मुझे मिला है। इधर से आप एक से बढ़ के एक एनिमे फिगर ऑर्डर कर सकते हो। इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा 99 रुपीज से बढ़िया क्वालिटी के कीचेन एंड हाई क्वालिटी के एनिमे फिगर्स, वो भी सबसे लोएस्ट प्राइस में। इधर छोटे से बड़ा हर टाइप के एनिमे फिगर एंड प्रीमियम क्वालिटी के एनिमे फिगर देख सकते हो। इधर और भी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के एनिमे फिगर्स ऐड कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। और हाँ, क्वालिटी की बात ही मत करो यार, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है। इन लोगों के इधर आज से एक सेल स्टार्ट हो रहा है जो कि चलेगा 6 अक्टूबर तक, जिसमें आप अगर 1000 रुपीज से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदो तो उसमें आपको एक फ्री किचन दिया जाएगा। इन लोगों का इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, आप लोग चाहो तो उधर से डीएम करके ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में इन लोगों की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उधर से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। 100% ट्रस्टेड है, तो देरी किस बात का है यार, जाओ एंड ऑर्डर करो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वीन लिहुआ क्वीन गियोक्यू को एक थप्पड़ लगा देती है एंड कहती है कि तुमने मेरे बच्चे के ऊपर कर्ज लगा दिया है क्योंकि तुम्हारा बेटी जन्म हुआ है एंड मेरा बेटा। क्वीन गियोक्यू कहती है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा बेटियों के जो पाउडर है ना मेकअप उसके अंदर ही पॉइजन है, लेकिन दिक्कत ये हो गया ना उसे रोकने के लिए। अगले सीन में दिखाई जाती है कि एक लेडी खिड़की के ऊपर एक रोज देखती है लेकिन वो रोज को ना फेंक देती है। बट गाइस रुको, ये रोज को उठा भी लेती है। लेकिन इधर हमें क्वीन लिहुआ को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी है बिकॉज उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा भागते भागते जा रहा था। जैसे ही वो गियोक्यो के रूम पे जाती है, क्वीन गियोक्यो कहती है हमें एक रोज मिला है जिसके ऊपर ये लिखा था कि हम जो मेकअप यूज करते हैं ना उसके अंदर पॉइजन है, तो हमने ना मेकअप यूज करना बंद कर दिया। तब से देखा कि मैं और मेरा जो बच्ची है ना वो बहुत ज्यादा ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे डॉक्टर ने ये क्यों नहीं पता लगा पाया कि इस मेकअप पाउडर में ही पॉइजन छुपा है। इधर जिनशी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्वीन कहती है कि तुम जाओ एंड उस लड़की को ढूंढ के ले आओ जो ये संदेशा मुझ तक पहुंचाया है। जिनशी सोचता है कि वो लड़की कौन हो सकता है जो ये काम किया है, तभी उसी को ले आऊंगा। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि एक सर्वेंट जाके इन सारी लड़कियों को कहता है कि तुम सभी को जिनशी बुलाया है, जल्दी जल्दी उसके पास जाओ। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लड़की जो सब कपड़े धो रही थी वो एक रूम पे चली जाती है, मतलब जिधर जिनशी है। जिनशी लिख बात को पढ़ रही थी एंड ये चीज नोटिस कर लेता है हमारे जिनशी। जिनशी कहता है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। इधर सारे के सारे
लड़की जैसे जा रही थी तब हम देखते हैं जिनसी माओ माओ को पकड़ लेता है पीछे से। जिनसी कहता है कि तुम्हें इधर से नहीं जाना है। इधर हम देखते हैं कि जिनसी एंड माओ माओ एक रानी के रूम पे जा रही होती है, जिधर माओ माओ कहती है अरे देखो ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कुछ गलतियां हुआ है, मैं वो नहीं हूँ जो उस पर्चे को रोज के साथ बंद के रख के आई थी, क्या तुम लोग मुझे पनिशमेंट देने वाली हो। हम देखते हैं कि ये दोनों क्वीन गाओकुओ के रूम पे आ जाती है। क्वीन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे बच्ची का लाइफ बच चुका है। माओ माओ कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपको। जिनसी कहता है कि कोई जो सिपाही का लीडर है ना वो इधर आ जाता है, कहता है कि नहीं इन लोगों का भी सजा मत दो, इन लोगों को बंदी बना के रखो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जिनसी का असिस्टेंट जिनसी को ये वाला खबर ला के देता है। जिनसी ये सारी बात पढ़ने के बाद कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट कहता है आपने रानियों के सेवा के लिए और एक लड़की को अपॉइंटमेंट किया है, ऐसा क्यों किया आपने। जिनसी कहता है कि हमारे रानियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मैंने जिस लड़की को हायर किया है रानियों के साथ रहने के लिए, उनके देखभाल करने के लिए, वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है एंड उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा मेडिसिन के बारे में भी जानता है, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है लेकिन वो कौन है एंड वो अगर अपनी अक्लमंदी का कुछ गलत इस्तेमाल करे तब क्या होगा। जिसमें जिनसी कहता है कि वो है माओ माओ एंड तुम चिंता मत करो, मैं इधर का बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का हूँ तो मैं उसे पटा लूंगा ताकि वो अपना अक्लमंदी का कुछ गलत इस्तेमाल ना करे। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर माओ माओ क्वीन की सेवा करने के लिए जा रही थी, तभी उधर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर माओ माओ चली जाती है क्वीन के पास। क्वीन माओ माओ को देखने के बाद कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम इधर आए हो, तुम एक काम करो तुम पहले रेस्ट कर लो। तभी हम देखते हैं कि एक सर्वेंट माओ माओ को ले जाती है उसके रूम पे। फिर ये सर्वेंट उसे और एक किचन पे ले जाती है जिधर माओ माओ अपने लिए खाना बना सकती है। ये सर्वेंट कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाकी के मेड के साथ मुलाकात करवा देती हूँ। फिर हमें दिखाई जाती है कि इधर जो बाकी के मेड है जो क्वीन के लिए काम करती है उनके साथ माओ माओ का मुलाकात होती है। इधर और भी ज्यादा मेड है लेकिन हमें अभी 3 दिखाया जाता है। माओ माओ कहती है कि आप सभी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन ये मेड कहती है कि नहीं नहीं, अभी तुम जाके रेस्ट कर लो, तुम कल से काम करना स्टार्ट करना, हम लोग रानी का अच्छे से देखभाल कर लेंगे एंड वैसे भी तुमको तो इधर और भी ज्यादा स्पेशल काम के लिए बुलाया गया है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इधर हम देखते हैं कि माओ माओ अपने रूम पे जा रही थी, लेकिन इधर ये तीनों मेड रोने लगती है एंड कहती है कि कितना गरीब है ये कि उसको इस काम के लिए रखा गया है। अगले दिन हम देखते हैं कि माओ माओ अपने रूम पे है, कुछ करने के लिए नहीं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जिनसी माओ माओ को कहती है कि तुम ना होगा कि इसके अंदर जहर है कि नहीं है, इसलिए तुम्हें इधर लाया गया है। इधर हम देखते हैं कि माओ माओ खाने को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिनसी कहता है कि माफ करना, दरअसल जब हमारी क्वीन प्रेग्नेंट थी तब उनके खाने में भी पॉइजन पाया गया था, इसी वजह से तुम्हें इधर रखा गया है ताकि तुम पॉइजन अच्छे से चेक कर लो एंड ये काम तुम्हें रोज करना होगा। इधर माओ माओ खाने को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसे खाने लगती है एंड सोचती है कि मैं बचपन से ही सांपों से अपने आप को बहुत बार कटवा चुका हूँ, इसीलिए मुझे जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि माओ माओ को सूंघ के ही पता चल जाता है कि कौन से खाने में जहर है कि नहीं है। माओ माओ ये सलाह देती है कि ये जो खाने का बोल है ना इसे चेंज किया जाए, क्योंकि जिसपे क्वीन खाती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है जिसके कारण पॉइजन भी क्रिएट हो सकती है। इधर ये सर्वेंट कहती है कि हाँ जिनसी ने पहले हमें ये बता दिया था, इसी कारण हमने चेंज करवा दिया है। माओ माओ के काम के लिए उसे सैलरी दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा होता है। माओ माओ कहती है कि एक काम कीजिए, ये सैलरी आप मेरे फैमिली को दे आइए, मेरे पास अभी जो है ना उससे मैं काम चला लूंगी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कोई भी मेड माओ माओ को कोई भी काम करने नहीं दे रही थी। सभी कहता है कि तुम बस इधर 3 टाइम का खाना खाओ एंड सो जाओ, बस तुम्हारा यही काम है। इसी वजह से माओ माओ इधर बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। तभी एक मेड आ जाती है एंड कहती है कि तुम्हें क्वीन बुलाया है। माओ माओ दौड़ते हुए क्वीन के पास जाती है। तभी हम देखते हैं कि उधर जिनसी है। जिनसी कहती है कि नहीं मैंने तुम्हें इधर बुलाया है। जिनसी उसे कुछ मोमो टाइप का चीज दिखाता है एंड कहता है कि तुम बोलो कि इसके अंदर जहर है कि नहीं है। माओ माओ उसको लेता है एंड उसको पहले सूंघती है। माओ माओ कहती है कि नहीं इसके अंदर कोई जहर नहीं है, आप इसे खा सकती हो। जिनसी सोचता है कि ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती है, इसने तो अभी तक खाया भी नहीं है, इसका मतलब ये इसे सूंघ के ही बता दिया कि इसके अंदर जहर है कि नहीं है। जिनसी कहता है कि तुम मुझे ये बात बताओ, तुमने तो अभी इसे खाया भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि इसके अंदर जहर नहीं है, ये कैसे किया तुमने। माओ माओ सोचते है कि ये मुझे खाना खिला के ही मानेगी, खाते खाते मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ एंड वैसे भी मैं बचपन से इसके बारे में पढ़ा है, इसी कारण मुझे पता है। जिनसी कहता है कि मेरे पास और एक क्वेश्चन है, हमारे जो सोल्जर्स है उन लोगों के खाने में गाँव वालों ने जहर मिला दिया, इसी कारण उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके बारे में तुम क्या बोलना चाहती हो। माओ माओ कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि वो लोग खाना किधर खा रहे थे। जिनसी कहते हैं कि ऑफकोर्स टेंट के बाहर बैठ के खा रही थी। तभी हम देखते हैं कि माओ माओ एक फूल को खा लेती है। ये देख के जिनसी सोचता है कि ये कर क्या रहा है। माओ माओ कहती है कि बहुत बार क्या होता है कि फूल के अंदर जहर नहीं होती है, लेकिन फूल के पत्ते एंड उसके टहनियां या फिर जाड़ों पे जहर हो सकती है। तो सैनिक कहता है कि तुम हमारे लिए एक मेडिसिन बना सकती हो क्या, जिससे हमारे जो स्ट्रेंथ मेरी अंदर है, क्योंकि उसे मेडिसिन बनाना बहुत ही अच्छी लगती है। माओ माओ कहती है कि हाँ मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए। तो
तो तुम मुझे बता दो कि वो सामान किधर मिलेगा, मैं जाके ले आती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जिनशी का असिस्टेंट आ जाता है एंड कहता है कि मैं जिनशी का असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं आज के लिए आपका भी असिस्टेंट हूँ, तो आप मेरे साथ चलो। अगले दिन हम देखते हैं कि ये अब आया हुआ है एक रूम पे जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही दवाई है। इधर माओ जो मेडिसिन बना रही है, इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे मेड माओ को देख रही होती है छुप छुप के कि वो क्या बना रही है। इधर हम देखते हैं कि माओ उस दवाई को बना के उसे ठंडा करने के लिए पानी के ऊपर रख जाती है। फिर वो तीनों मेड ये तो बस स्टेमिना बूस्ट करने के लिए है। जिनशी कहता है कि फिर मुझे भी दो, मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है ये। इधर क्वीन का जो मेड है ना, वो कहती है कि ये लड़की कितना ज्यादा एडवांस है, इतनी छोटी उम्र में इसने ड्रग्स। हम देखते हैं कि अचानक से माओ के पीछे जिनशी आ जाती है एंड उसे थैंक यू कहती है। फिर उसके गर्दन में एक किस करती है। इधर माओ बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, जैसे पीछे घूमती है वो देखती है कि उधर जिनशी नहीं है। जिनशी तो पहले ही बाय बाय कह के जा रही थी। माओ सोचती है कि क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया मुझे अभी। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जिनशी हंसते हुए जा रहा था। अगले दिन में दिखाया जाता है कि एक मेड कहीं तो जा रही थी, लेकिन तभी नोटिस करती है कि छत के ऊपर कोई एक आदमी खड़ा है जिसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन में जिनशी को दिखाया था जो कि एक लड़की के साथ बातें कर रही थी। इस लड़की का नाम है फुयो। लेडी फुयो अचानक से रोते हुए उधर से भाग जाती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर एक मेड आके माओ से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। माओ कहती है कि मैं मेडिसिन बना रही हूँ ठंड से बचने के लिए। वो मेड कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ इस काम में, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे भी कुछ काम करने का मौका दो। ऐसे करते करते ये मेड माओ की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये मेड भी थोड़े बहुत काम करने लगती है उसके साथ साथ। ये मेड बताती है तुमने उस रूमर्स के बारे में सुना क्या कि रात में इधर एक आत्मा घूमती है, हमारी बहुत सारे मेड ने देखा है। माओ कहती है कि क्या आत्मा? ये मेड कहती है कि हाँ एक आत्मा। अगले दिन हम देखते हैं कि माओ अपने दोस्त के पास जाती है इस बारे में सुनने के लिए। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये सब कुछ एक वीक पहले से शुरुआत हुआ है। इधर के बहुत सारे मेड ने देखा है कि रात में इधर एक लेडी की आत्मा घूमती है एंड वो मून को देख के डांस करने लगती है। मुझे तो लगती है ये कोई रूमर्स है। इधर माओ इसकी सारे के सारे बात एकदम ध्यान से सुन रही थी। माओ कहती है कि ये जो महल है ये चारों ओर से घिरा हुआ है बहुत ही ऊंची ऊंची दीवार से एंड चारों ओर बहुत ज्यादा पानी है, तो बाहर से तो कोई नहीं आ सकता। तो क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फेक कहानी है। ये बोल के मामा उधर से चली जाती है एक आदमी के पास। दरअसल ये आदमी इधर का जो मेडिसिन वगैरह है ना इसमें एक काम करता है। ये आदमी मामा को देख के कहती है लेडी अब आ चुकी हो, आप एक काम करो इधर आप मेडिसिन बनाने लगो। फिर ये आदमी मामा को चाय एंड स्नैक्स देती है जो देख के मामा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर अचानक से जिनशी भी आ जाता है। जिनशी कहता है तुम मेरे लिए भी चाय ले आओ। जिनशी इधर मामा का तारीफ करने लगता है, लेकिन इधर हम देखते हैं इधर कर क्या रहा है, पता नहीं क्यों इस आदमी को इधर रखा गया है। ये तो कोई काम वगैरह भी नहीं करता है, मतलब ये दिखने में तो हैंडसम है, क्या इसे प्रिंसेस के लिए रखा गया है? एंड उसके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगता है। इधर जिनशी कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ पक्का उल्टा सीधा सोच रही हो। मामा कहती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ उल्टा सीधा। मामा कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या, इधर क्या कर रही हो तुम? जिनशी कहता है कि तुम्हें घोस्ट हंटिंग के बारे में पता है क्या? मामा कहती है कि अरे वो तो रूमर्स है ना, उसके ऊपर तुम ध्यान क्यों दे रहे हो? जिनशी कहता है अच्छा तो तुम्हें ये लगता है तो तुमने स्लीप वॉक्स के बारे में सुना है? एंड ये बात सुन के जो है मामा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। इधर जिनशी कहता है कि चलो सही है, तुमने थोड़ा सा तो मेरी तरफ अटेंशन दिया इस बात पे। जिनशी कहता है कि तुम्हें पता है क्या स्लीप वॉक के कोई मेडिसिन के बारे में? मामा कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में कोई मेडिसिन है कि नहीं है। जिनशी कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इसके बारे में पता करो, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अच्छे से हमें दिखाया जाता है कि माओ एंड जिनशी का असिस्टेंट आ जाता है देखने के लिए कि कौन लेडी रात में डांस करती है। एंड गाइस ये और कोई नहीं, ये है फुयो। फुयो को डांस करते हुए देखे माओ थोड़ा सा शॉक्ड होती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जाती है उस डॉक्टर के पास। ये आदमी कहता है फुयो बहुत ही अच्छी डांसर है, वो हमारी राजा की पत्नी है, लेकिन एक बार राजा भी नहीं मिली। फुयो को एक रूम पे बंद करके रखी थी किसी एक सैनिक को दान में देने के लिए। मामा सोचती है कि इसी वजह से फुयो को ये बीमारी हुई है क्योंकि ये मानसिक दुख की वजह से होती है। लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा जानना है इसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि मामा एंड असिस्टेंट से जाने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है बेचारी शायद इधर से जाना नहीं चाहती है। एंड ये बात मामा सुन लेती है एंड उसे कुछ आइडिया आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मामा एंड असिस्टेंट छुप छुप के फ्यू को देख रही थी। फ्यू को देखते देखते मामा कहती है मामा बिल्कुल कॉटन रोज की तरह है। असिस्टेंट कहता है कि कॉटन रोज? मामा कहती है कि वो जो फूल है ना वो देखो वो बहुत ज्यादा व्हाइट रहती है दिन में, लेकिन शाम के टाइम पे वो बिल्कुल पिंक हो जाती है। बोले तो डबल पर्सनैलिटी। अब अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि मामा अपने दोस्त के पास आई है उस भूत वाली रूमर्स के बारे में और कुछ पता करने के लिए, जिधर मामा को और भी न्यू कुछ पता चलती है। फिर मामा जाती है जिनशी एंड क्वीन के पास एंड वो कहती है मानसिक तकलीफ एंड स्ट्रेस के वजह से स्लीप वॉक जैसे बीमारी होती है। मामा आगे कहती है कि मेरे घर के साइड पे एक कोठा है जिधर मैंने एक लड़की को देखी थी जो कि उसको भी स्लीप वॉक हुआ था एंड उस लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जिनशिन कहता है तो फिर उस लड़की का क्या हुआ? मामा कहती है कि वो ऐसा ना कर, इसलिए उसे छुटकारा नहीं चाहिए था क्या? मामा कहती है कि उस कोठे
का बॉस बहुत ही अमीर है एंड उसका बीबी और बच्चा है, वो आदर देगा। एंड उसका बात सुन के क्वीन कहती है कि फुयो का भी तो सेम ही हाल है। जिनशी कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या, बता दो जो भी पता है। जिससे माओ कहती है कि नहीं, मुझे इतना ही बताना था। जिनशी कहता है क्या सच में? ये बात सुनने के बाद माओ अपना मुंह को फुला लेती है। ये चीज देख के असिस्टेंट कहता है जिनशी मास्टर प्लीज चुप रहो। इधर हम देखते हैं कि माओ उधर सबको बाय बाय बोल के चली जाती है। अब हमें मामा को दिखा जाती है जो कि अपने रूम में बैठ के इस सब बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन को कुछ अजीब सा लग रही है। क्वीन सोचती है कि मुझे ऐसा लग रही है कि माओ को कुछ ना कुछ तो पता है। इसी वजह से क्वीन माओ के पास जाती है एंड कहती है कि तुम्हें कुछ पता है ना इस बारे में, प्लीज तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। माओ कहती है कि आज फुयू तो इधर से जाने वाली है ना? क्वीन कहती है कि हाँ। इसी कारण हम देखते हैं कि ये दोनों आ जाती है फुयू को देखने के लिए। क्वीन कहती है कि कम से कम तुम मुझे तो बता दो जो तुम्हें पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माओ कहती है कि ये बस मेरा एक अनुमान है। तो सुनो, मैंने तुम्हें जो कोटी वाले लड़की के बारे में बताई थी, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको एक बात नहीं बताई थी कि उस कोटे वाले लड़की को आजाद करने के लिए एक लड़का मिल गई थी उसे। एंड ये बात फिनिश करने के बाद माओ कहती है कि ये सब कुछ एक घोटाला है। दरअसल फुयो को कुछ बीमारी नहीं है, वो बीमार होने का नाटक किया है ताकि उसे कोई सैनिक अधिकारी खरीद ना पाए एंड राजा उसे छोड़ दे ताकि वो अपनी लवर से मिल सके। मुझे ऐसा लगती है कि फुयो जिसे पसंद करती है वो गरीब है, इसी कारण फुयो ये रात में चलने वाली एक्टिंग करती थी ताकि उसे निकाल दिया जाए इधर से। एंड वो राजा के सामने जब डांस करने के लिए पहली बार गई थी एंड जो गड़बड़ी की थी ना, वो इसलिए अनुमान है जो कि मैंने आपको बता दिया। गाइस तभी हम देखते हैं कि अचानक से माओ के पीछे से गाना बजने लगती है एंड इधर फुयू अपनी लवर से मिलती है। इधर क्वीन फुयू एंड उसके लवर को देख के कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही लगाया अनुमान। गाइस फिर हमें दिखाया जाता है कि फुयू एंड अपनी लवर जो है दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है एंड रोने लगती है। फिर हमें इधर जिनशी को दिखाया जाता है। दरअसल जिनशी ही उस लड़के को इधर लाया था। फिर हमें माओ को दिखाई जाती है जो कि उन दोनों के बारे में ही सोच रही थी। माओ कहती है इन सारे मेडिसिन का क्या काम है एंड इन सारे ब्यूटी प्रोडक्ट का क्या काम है। जब सच में प्यार हो जाता है तब कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती है, ना कोई ब्यूटी क्रीम की, क्योंकि तब वो सच में खूबसूरत हो जाती है प्यार की रंग में। अब अगले दिन हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि क्वीन के पास आ जाती है एक रिक्वेस्ट लेके। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर राजा माओ को बुलाती है अपने पास। राजा कहता है क्वीन लिहुआ को बीमारी हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम क्वीन का देखभाल करो। इधर माओ सोचती है कि देखभाल मतलब मुझे उन्हें ठीक करना है। इधर हम देखते हैं कि माओ राजी हो जाती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इधर माओ क्वीन लिहुआ के लिए मेडिसिन बनाने की काम करना शुरू कर देती है। काम करते करते उनकी तबीयत खराब होने का पीछे क्वीन के जो स्पेशल सर्वेंट है उनके ऊपर शक करने लगती है हमारी माओ। तभी हम उधर देखते हैं कि वो तीनों सर्वेंट उधर आ जाती है। ये सर्वेंट कहती है कि तुम्हारा काम हो गया है ना, तो तुम इधर से चली जाओ। ये बात बोलने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों उसे धक्का मार के निकाल देती है माओ को। अगले दिन हम देखते हैं कि माओ अपने दोस्त के पास बैठ के बातें कर रही थी एंड कह रही थी कि लेडी लिहुआ के तबीयत खराब होने के पीछे मुझे लगता है कि उस जहरीला वाला पाउडर का कोई हाथ है। माओ की दोस्त कहती है कि लेकिन उस पाउडर को तो बैन किया गया है एंड जो बच्चा कुचा पाउडर था ना उसे तो फेंक दिया गया है। ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि मामा उठ के रसोई घर पे चली जाती है एंड उधर क्वीन के लिए जो खाना बन रही थी उसे चेंज करके कुछ अलग सा खाना बनाता है ताकि पॉइजन का असर कम हो जाए। लेकिन जैसे ही मामा वो खाना लेके क्वीन की तरफ जा रही थी तभी हम देखते हैं कि क्वीन की वो खास नौकरानियां बाहर आ जाती है। वो कहती है कि तुम इधर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या इधर बस खास लोग ही आ सकते हैं। ये बोल के वो तीनों दोबारा से मामा को उधर से धक्का देके निकाल देती है। इधर मामा सोचती है कि मुझे लेडी लिहुआ के पास जाने के लिए अभी भी टाइम लगेगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर दोबारा से मामा लेडी लिहुआ के लिए खाना लेके जा रही थी, लेकिन उसके सामने वो तीनों सर्वेंट दोबारा से आ जाती है। वो सर्वेंट कहती है कि तुम इधर क्या कर रही हो। मामा कहती है कि मैं क्वीन के लिए अच्छा सा खाना ले आई हूँ। वो सर्वेंट कहती है कि नहीं, क्वीन ऐसा खाना नहीं खाती है, क्वीन का पसंदीदा खाना मैंने ले आया है बना के। मामा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि क्वीन को ये खाना पसंद है, लेकिन अभी उनका तबीयत खराब है तो मैं जो खाना ले आई हूँ ना ये खाना उन्हें चाहिए ताकि उनका तबीयत सही हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो सर्वेंट वही खाना लेडी लिहुआ को खिला देती है, जिसे वो लेडी लिहुआ वो खाने को थूक के फेंक देती है। इधर सारे के सारे नौकरानियां इधर उधर भागने लगती है एंड वो तीनों नौकरानी फिर से आ जाती है माओ के पास एंड कहती है कि इधर बस खास लोग ही आ सकते हैं एंड ये बोल के फिर से उसे धक्का देके निकाल देती है। इधर माओ सोचती है कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो बहुत ज्यादा बुरा होगी। इधर हमें जिनशी को दिखाई जाती है जो कि उधर खड़े होके ये सारे सीन को देख रहा था। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि लेडी लिहुआ का जो स्पेशल नौकरानी है उसके पास आई है माओ कहती है कि मुझे प्लीज एक बार रानी से मिलने दो, लेकिन हम देखते हैं कि वो नौकरानी कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं मिल सकते हो। इधर माओ लेडी लिहुआ को देख के कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत ही जल्दी क्वीन मर जाएगी। जब से क्वीन का बेटा मर चुका है तब से क्वीन जीने का आशा ही छोड़ दिया है एंड अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा है तो बहुत जल्दी राजा मेरा सर को धड़ से अलग कर देगी। इस तभी उधर आ जाती है जिनशी कहता है कि तुम्हें मेरा कोई मदद चाहिए क्या। इधर ऊपर से हम देखते हैं कि लेडी लिहुआ के जो सर्वेंट है ना वो इन
इन दोनों को देखने लगती है। माओ माओ सोचती है कि अब बिल्कुल ये लोग हमें गलत समझेगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनसी एकदम उसके करीब चली जाती है एंड कहता है मैं उस कमरे में अकेले रहूंगा, तुम उधर आ जाना। एंड ये बात सुन के जो है वो सारे के सारे सर्वेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड इधर माओ माओ तो एकदम मानो बहुत ज्यादा डर जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि जिनसी अपने इस फेस को इतना ज्यादा खूबसूरत दिखाती है सबको, जिससे ये सारे के सर्वेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उसे देखते, मतलब पागल हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनसी की मदद से अब क्वीन लियुआ के पास आ जाती है माओ माओ। माओ माओ लेडी लियुआ को थोड़ा सा खाना खिलाती है जो कि लेडी लियुआ खा रही थी। माओ माओ सोचती है कि लेडी लियुआ को अब जीने की इच्छा है, इसी कारण वो खा रही है। तभी माओ माओ नोटिस करती है कि लेडी लियुआ के फेस में वो जहर वाला मेकअप है। ये चीज देख के माओ माओ उसके स्पेशल वाले सर्वेंट को कहती है क्या तुमने लेडी लियुआ को मेकअप करवाई है? जिस पर सर्वेंट कहती है कि हाँ मैंने करवाई है, ताकि लेडी लियुआ बीमारी के टाइम पे भी खूबसूरत दिखे। एंड ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि माओ माओ उस सर्वेंट को एक थप्पड़ लगाती है एंड उसके बाल को खींचते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाती है जिधर वो वाला मेकअप था। उस मेकअप को इस लड़की के ऊपर पूरा डाल देता है माओ माओ एंड कहती है कि ये दो, अब ये जहर तुम्हारे पूरे शरीर पे चली जाएगी एंड तुम्हारी हालत भी उसकी जैसी हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है क्या इस मेकअप को बैन किया गया है इधर? जिधर ये नौकरानी कहती है कि मुझे लगी थी कि लेडी लियुआ को ये वाला मेकअप पसंद है। तभी माओ माओ कहता है कि तुम पागल हो क्या, इसी की वजह से ही तो, इस मेकअप की वजह से ही तो लेडी लियुआ की जो बेटा मर चुकी है। इधर हम देखते हैं कि उसकी ये सारे बातें सुन के ये जो नौकरानी है ना रोने लगती है एंड इधर बाकी का जो नौकरानी है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। माओ माओ उन सभी को कहती है कि इस रूम में जो भी गंदगी फैला है ना सब कुछ जल्दी जल्दी साफ करो। ये देख के वो नौकरानियां वो सब कुछ साफ करने लगती है। इधर जिनसी कहता है कि बाप रे, लेडी सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है लड़कियां। इधर माओ माओ ये बात सुन के कहती है कि क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? फिर ऐसे ही दिन बीतता रहता है एंड माओ माओ लेडी लियुआ की जो है ध्यान रख रही थी एंड साथ साथ वो सब नौकरानियों को भी अच्छे से क्लास लगा रही थी वो। इधर हम देखते हैं कि लेडी लियुआ को ठीक करने के लिए माओ माओ एक स्पेशल तरीके से चाय बना के उसे पिला रही थी। इधर माओ माओ सोचती है कि वो जो लेडी ये सारे काम किया है उसे कुछ टाइम के लिए नजरबंदी का सजा दिया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि उस लड़की को ऐसा कुछ पता है जो किसी को पता नहीं चाहती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर माओ माओ बहुत ज्यादा काम कर रही थी, जिसे देख के जिनसी आ जाती है उधर। जिनसी उसे इतना ज्यादा मेहनत करते हुए देख के उसका फेवरेट वाला खाना खिलाती है, जिधर माओ माओ बहुत ही मजे से उसे खा रही थी एंड सोच रही थी कि ये जिनसी जिसका भी पति बनेगा उस लड़की का किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जिनसी उसके पास जाती है एंड कहती है कि तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, बताओ ना प्लीज बताओ। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे सैनिक मिलके एक स्टीम वाला शावर बना रही थी। जिनसी कहता है कि हमें ये जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि लेडी लियुआ को इसके अंदर हम लोग ले आ सके। इस स्टीम शावर की वजह से उनके अंदर जो बचा हुआ जहर है ना वो भी निकल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उधर माओ माओ आ जाती है एंड ये जो स्टीम शावर का प्लान था ना ये भी माओ माओ का ही थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लेडी लियुआ माओ माओ को कहती है कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। माओ माओ कहती है कि अगर आपको मरना था तो आप वो खाना नहीं खाती, जिस पे लेडी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। ये बात बोल के वो अपने बेटे के बारे में बिताया हुआ हर एक पल को याद करने लगती है। फिर हमें अगले दिन में दिखाया जाता है कि लेडी लियुआ का जो है उस शावर के अंदर ले जाता है ताकि उनके अंदर जो बच्चा कुछ जहर है वो सब कुछ निकल जाए। ऐसे ही दिन बीतता रहता है एंड माओ माओ क्वीन का जो है देखभाल करने लगती है। इससे क्वीन धीरे धीरे सही हो रही थी। अब अगले दिन में हमें उस नौकरानी को दिखाई जाती है जो कि अब अपनी सजा को पूरी करके उधर आ चुकी थी। ये नौकरानी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं और वो भूल नहीं करूंगी। तुम अब थक चुकी होगी तो तुम रेस्ट ले लो, मैं इधर से सब कुछ देख लूंगी। ये बोल के वो नौकरानी उसके हाथ में जो खाना था ना वो लेके क्वीन के पास चली जाती है। इधर क्वीन को अच्छा देके ये नौकरानी रोने लगती है एंड इधर माओ माओ भी इधर से चली जाती है। ऐसे करके हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया गया जिधर अब लेडी लियुआ एकदम ठीक हो चुकी है। अगले दिन में हम देखते हैं कि माओ माओ अब बहुत ज्यादा थक चुकी है उसकी सेवा करते हुए, इसीलिए वो सो चुकी थी उधर। तभी गाइस उधर लेडी लियुआ आ जाती है एंड वो माओ माओ की सर को सहलाने लगती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिधर माओ माओ अब नींद से उठ चुकी है एंड वो लियुआ के पास जाती है ताकि वो लियुआ से परमिशन ले सके कि वो दूसरी जो क्वीन है अब उनकी सेवा कर सके। वो लेडी लियुआ कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी बच्चा पैदा कर सकी हूँ? अब तो किंग मेरे पास आती ही नहीं है। जिसे माओ माओ कहती है कि किंग ने मुझे इधर भेजा है आपके पास एंड मैं जब इधर से चली जाऊंगी दूसरी क्वीन के पास तब किंग जरूर आपके पास आएगी। एंड बात रही आपकी बच्चे की तो मुझे लगता है कि आप दोनों को और एक बार ट्राई करना चाहिए बेबी लेने की। इधर लियुआ कहती है कि हाँ, नहीं तो दूसरा क्वीन मुझसे जीत जाएगी। माओ माओ कहती है कि इधर हार जीत की कोई बात ही नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत फूल है। लियुआ कहती है मेरे पास उसकी तरह ग्रीन आंखें एंड हल्की बाल नहीं है। माओ माओ उसकी ये कमी सुन के कहती है अब इस कमी को और एक चीज की मदद से पूरी कर सकती हो। फिर माओ माओ लेडी के कान पे कुछ तो कुछ कहती है जो हमें सुनाई नहीं देती है। ये बोल के वो लेडीज को बाय बाय कह के उधर से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि माओ माओ कुयो के पास आ जाती है एंड कहती है कि लेडी कुयो मैं आपके पास दोबारा से आ चुकी हूँ। माओ माओ को देख के इधर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जिनसी उसे देख के कहती है कि आखिरकार राजा ने जो काम दिया था उसे वो उसने सच में कंप्लीट कर दिया है, ये कमाल की लड़की है। अब हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया गया जिधर रात के अंधेरे में कुछ आदमी
आदमी आग के अंदर कुछ डाल रहा था। दूसरी साइड हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में कुछ लगा हुआ चीज को देख के कहता है ये एक अभिशाप है। ये बोल के अचानक से वो आदमी रोने लगता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जिनशी एक आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था, जिधर जिनशी उस लड़के को हरा देता है। इधर वो लड़का कहता है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी भी। जिनशी कहता है कि तुम माँ कबीले से हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही अच्छा पोटेंशियल है, मुझे तुम पे विश्वास है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनशी अब तैयार होकर बैठ चुका है, जिधर उसका असिस्टेंट से जिनशी पूछता है माओ माओ का क्या हाल चाल है। असिस्टेंट कहता है कि माओ माओ थोड़ा सा मोटी हो चुकी थी, इसलिए वो अभी भी डाइट मेंटेन कर रही है, इसकी वजह से वो पहले जैसी हो चुकी है। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आप उसकी चिंता क्यों कर रही हो। ये बात सुन के जिनशी थोड़ा सा चौंक जाता है। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आप भूल जाओ मैंने जो बोला आपको। दूसरी ओर हमें माओ माओ को दिखाई जाती है जो कि एक मशरूम को ढूंढ रही थी। जैसे वो मशरूम उसे मिल गई, माओ माओ कहती है अगर वो इसे रसोई घर में खाएगी तो दिक्कत होगी। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि माओ माओ अपने दोस्त को खाना खिला रही थी जो कि माओ माओ को उसकी अटेंडेंस लाके दी थी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माओ माओ वो सारे मशरूम लेके उस डॉक्टर के पास चली जाती है। इस मशरूम को देख के वो डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पका के खाने के लिए जो है बंदोबस्त करने लगता है सब कुछ। इधर माओ माओ कहती है कि मैं एंड ये डॉक्टर दोनों एकदम बिग बड्डी हो चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे उस मशरूम को रांध के खाती है, दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उधर वो वाला आदमी आ जाता है जो कि हमने कुछ देर पहले ही देखा था। ये आदमी कहता है कि डॉक्टर मुझे बचा लो, ये देखो मेरे हाथ में क्या हुआ है, ये एक अभिशाप है। दरअसल क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले मैं एक जगह से आ रहा था, तभी मैंने देखा उधर एक लड़की का आधा जला हुआ कपड़ा पड़ा था जिसके अंदर बहुत सारा लकड़ियां वगैरह था। जैसे ही मैंने वो लकड़ियां आग के अंदर डाला तभी उस आग का कलर बहुत ज्यादा रंग बिरंग का हो चुका था एंड मेरे हाथ में ये देखो क्या कर्श लग चुका है, मतलब ये अभिशाप है। मामो फिर वो वाला लकड़ी को जलाता है एंड कहता है कि तुम घबराओ, देखो ये लकड़ी ऐसे ही काम करता है। तुमने जिस लड़की का कपड़े को उधर जलाया है उसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे तुमने टच किया है तो तुम्हारा ये हाथ में ऐसा हुआ है, तुम चिंता मत करो। फिर उसे एक दवा बना के दे देता है। तभी उधर जिनशी आ जाता है। जिनशी उसको देख के एकदम तालियां बजाने लगता है उसके काम से। मामा कहती है कि तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे, जिस पे जिनशी कहता है कि अगर कोई काम नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। ये बात बोलने के बाद ही वो कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। अगले दिन हम देखते हैं कि माओ एंड जिनशी एक रूम पे है, जिधर माओ जिनशी को बहुत सारे चीज के बारे में बताने लगी है, मतलब कैसे रंग बदला जाए सब कुछ का। तब जिनशी कहता है कि तुम्हें पता है मुझे भी वो वाला मशरूम बहुत पसंद है। इधर माओ कहती है कि अच्छा तो इसे भी पता चल गया है उस मशरूम के बारे में। माओ कहती है ठीक है मैं कल बाहर जाऊंगी एंड उस मशरूम को ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। ये बोल के उधर से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये जिनशी कहता है अपने असिस्टेंट से जिन जिन आदमियों का हद जल चुका है उस लकड़ी की वजह से उन सभी को मेरे पास ले आओ। इधर माओ जाते हुए सोच रही थी कि वो रंग बदलने वाला लकड़ी शायद पुराने टाइम पे किसी कोर्ट के लिए यूज किया जाता था। छोड़ो मुझे क्या इससे, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि सर्कस से नौकरानियां गार्डन पार्टी के लिए तैयारी कर रहा था, जिधर ये नौकरानियां आके मामा को कहती है कि तुम ये ड्रेस पहन लो। मामा वो वाला ड्रेस को पहन लेती है एंड कहती है कि ये गार्डन पार्टी क्या है। ये नौकरानी कहती है कि ये गार्डन पार्टी इधर साल में बस 2 बार ही होती है, जिधर राजा के हाई क्लास लोग या दोस्त बोल सकते हो वो लोग इधर आते हैं एंड सब लोग एंजॉय करते हैं। तुम्हें तो पता है कि हमारा जो सम्राट है वो अभी भी कुंवारे है। पिछली बार लेडी लीहुआ एंड लेडी कुयो बच्चे को जन्म दिया था, इसी कारण उन लोगों ने उस पार्टी में हिस्सा नहीं ले पाई थी। लेकिन इस बार लेडी आडुओ एंड लेडी लिसु उधर रहेगी किंग के साथ। माओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उधर क्या काम है। क्वीन क्यूओ कहती है हमें उधर बस किंग के साइड में रहने के लिए बुलाया गया है, हमें बस उधर इनवाइट किया गया है। एंड हाँ सभी लोग ध्यान रखना, सभी लोग मुस्कुराते रहना क्योंकि बहुत बार किंग के उच्च अधिकारियां हमें वेलकम करती है। अब हमें अगले सीन में दिखाई जाती है कि माओ एक मेडिसिन बना रही थी संतरे के छिलके एंड अदरक से। तभी उधर एक नौकरानी आ जाती है एंड कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। माओ कहती है कि ये संतरे का जो छिलका है इससे ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छी से होती है एंड अदरक की वजह से हमारे शरीर गर्म रहती है। फिर माओ दिखाती है कि उसने एक वार्म पॉकेट तैयार किया है जिसके अंदर गर्म रॉक रखा है ताकि मामा को ज्यादा ठंड न लगे। ये चीज देख के नौकरानी भी कहती है कि प्लीज तुम मेरे लिए भी एक बना दो ना। इधर हम देखते हैं कि मामा बाकी नौकरानी के लिए भी वो बनाने लगी है वार्म पॉकेट एंड ये बात पता चल जाती है जिनशी एंड असिस्टेंट को। इधर हम देखते हैं कि जिनशी आ जाता है एंड कहता है मेरे लिए भी एक बना दो ना, मैं भी तो अनाथ हूँ, मेरे लिए भी एक वार्म पॉकेट बना दो। ऐसे करते करते हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए वो वार्म पॉकेट बनाने लगती है एंड साथ ही साथ उस गार्डन पार्टी में कैसे बिहेव करती है वो सीख रही थी साथ ही साथ। इधर हम देखते हैं कि माओ कहती है कि आखिरकार कल वो दिन है। ये बोल के वो दोबारा से वो वार्म पॉकेट बनाने लगती है जो कि बचा कुचा था। और फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है जिनशी को जो कि हाथों को जो जलने वाला केस था उसके बारे में सोच रहा था एंड कह रहा था कि बस ये पार्टी खत्म हो जाए बस। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि लेडी कुयो को जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उनके तीनों अटेंडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो रही थी
जाती है उन्हें देख के। क्वीन अपनी तीनों अटेंडेंट्स को बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है, लेकिन क्वीन माओ माओ को एक प्रेजेंट गिफ्ट करती है एंड कहती है कि तुम मेरे सबसे ज्यादा खास अटेंडेंट्स हो। इधर हम देखते हैं कि एक अटेंडेंट अचानक से माओ माओ के हाथ को पकड़ लेती है एंड जो बाकी के दो अटेंडेंट्स है ना, वो माओ माओ का जो है मेकअप करने लगती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि माओ माओ के हाथ में जो काले धब्बे थे वो एकदम गायब हो चुके हैं। इधर माओ माओ कहते हैं कि आखिरकार इन लोगों को पता चल ही गया। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि चार रखेले को जो अपनी अपनी जगह से उस पार्टी के अंदर जा रही थी। फिर हमें जिनसी को दिखाया जाता है जो कि लेडी आर्डुओ के पास गई थी। उनसे मुलाकात करने के बाद जिनसी जा रहा था लेडी कुयो के पास। उनके पास आने के बाद जिनसी क्वीन का तारीफ करती है खूबसूरत होने के लिए। फिर उसके बाजू में ही एक लड़की थी जिसे देख के जिनसी कहता है कैसी हो शहजादी, तुम इधर क्या कर रही हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शहजादी और कोई नहीं, वो हमारी माओ माओ है। माओ माओ कहती है कि क्या हुआ मास्टर जिनसी। जिनसी कहता है कि व्हाट, ये मत बोलना कि तुम माओ माओ हो, तो तुम्हारे वो काले दाग कहाँ गए, क्या तुमने मेकअप से उसे छुपा दिया है। माओ माओ कहती है कि नहीं, मेकअप हटा दिया इसलिए वो भी हट चुका है। जिनसी कहता है कि क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। माओ माओ कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हें सच में जानना है तो सुनो। दरअसल ये जो काले धब्बे दाग थे ना मेरे शरीर पे, वो मैं बचपन से मेकअप करते हुए आ रहा हूँ ताकि मैं बदसूरत दिखूं, ताकि मुझे कोटे में ना बेचा जाए, क्योंकि मैं कोटे में ही रहता था। उधर बहुत सारे आदमी आते थे गंदे गंदे, तो कोई आदमी एक बदसूरत लड़की को तो नहीं चाहेगी, जिस कारण मुझे ये सब करना पड़ता था ताकि कोई आदमी मुझे चूज ना करे। जिनसे कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश किया था क्या। माओ माओ कहती है कि हाँ, एक जन ने कोशिश की थी लेकिन मैं बच गई। लेकिन एक दिन मेरा मेकअप फीका पड़ गई एंड उस दिन किडनैपर ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे बेचा जा सकता है। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनसी थोड़ा सा सैड हो जाता है। जिनसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं उस किडनैपर को नहीं रोक पाया। लेकिन तुम्हें क्या उन किडनैपर्स के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। माओ माओ कहता है कि उन किडनैपर के ऊपर गुस्सा आना तो सही है, लेकिन मैं तुम पे क्यों गुस्सा करूँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इस तभी हम देखते हैं कि जिनसी माओ माओ के बालों पे एक हेयर क्लिप लगा देती है एंड कहती है कि आज से ये तुम्हारा है। इधर सारे के सारे लोग जो है उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जिनसी कहता है कि तो सभी लोग चलो पार्टी में ऐड होने के लिए। जिनसी के जाने के बाद सारे के सारे अटेंडेंट्स कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तभी हम देखते हैं कि लेडी कियो माओ माओ को कहती है कि तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है, क्योंकि तुम अब मेरे अटेंडेंस नहीं रहे, तुम अब मेरे साथ साथ किसी और की भी हो। ये बोल के उसे एक और हेयर क्लिप पहना देती है। तभी माओ माओ कहती है कि क्या इसका मतलब मैं अभी जिनसी की भी। माओ माओ को इतना कहते ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जहर चेक करने के लिए कुछ खाना एक आदमी को दिया जाता है। अब सीन दोबारा से चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि माओ माओ एंड उसके जो दोस्त है ना, वो ठंड के मारे बहुत ज्यादा कांप रहे थे। वो लोग कहते हैं कि पॉकेट वार्मर से हमें थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन उससे ज्यादा ठंड नहीं रोक पा रही है, क्योंकि इधर बहुत तेज हवा चल रही है। माओ माओ कहती है कि क्या ये हमें कोई टेंट वगैरह नहीं दे सकते क्या, ताकि हम लोग उसके अंदर बैठ सके। दूसरी तरफ हमें राजा को दिखाया जाता है एंड उनके चार रखेलों को दिखाई जाती है जो कि बैठ के को देख रही थी। जिधर माओ माओ के दोस्त कहती है वो जो सामने देख रहे हो ना, वो है हमारी महारानी एंड हमारी जो करंट राजा है ना, उनकी मदर है। ये बहुत ही छोटी उम्र में हमारी महारानी दो बच्चे को जन्म दिए थे। अभी हमारे जो करंट राजा है उनका पहला बेटा है एंड उनका और एक भाई भी है। रूमर से हमें ये पता चला कि उनका जो दूसरा भाई है वो बीमारी के कारण बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर ही रहते हैं। ये दोनों जैसे जैसे बातें कर रही थी तभी दोनों नौकरानियां माओ माओ को पहचान नहीं पाती है, इसलिए माओ माओ को कहती है देखो कितना बदसूरत है ये लड़की, इधर क्या कर रही है ये। उन दोनों को देख के माओ माओ सोचती है कुछ टाइम पहले जब मैं लेडी लिवा की सेवा में गई थी तब मैं अच्छे से इन दोनों को सबक सिखाई थी, मत मानना ये लोग ऐसे ही है। माओ माओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन तुम लोगों ने वार्म पॉकेट बदला कि नहीं बदला वो बताओ मुझे। ये बात सुन के ये तीनों दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड उसके बारे में सोचने लगती है कि माओ माओ कितनी अच्छी है, बचपन से वो गरीब परिवार में बड़ी हुई है, बहुत ही वो सबसे बड़ी है जो कि 35 साल उम्र है उनकी एंड वो सबसे पहले इधर आई थी। एंड लेडी लिसु है 14 साल की जो उनके बाद आई है। ये दोनों एक टाइम पे सास बहू थी, लेकिन अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहती है। मामा कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, ये सास बहू कैसे हो सकती है। मामा की फ्रेंड कहती है कि ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। पहले सम्राट के एक रखेल थी, लेकिन उसकी जो दूसरी रखेल थी वो अभी के सम्राट की रखेल है। पिछले सम्राट जो है मर चुकी थी, तो उनकी जो सेकंड रखेल थी ना वो छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो दोबारा से वापस आ गई है एंड अभी की सम्राट के रखेल बन चुकी है। गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम लोगों को आगे समझ आ जाएगा। इधर हम देखते हैं कि लेडी लिसु उधर से जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो माओ एंड उनके फ्रेंड को देखते हैं अपने मुंह को मोड़ के उधर से चली जाती है। उनके जाने के बाद माओ कहती है कि ये है लेडी लिसु, पहले सम्राट का वाइफ, ये अभी भी बच्ची ही है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, माओ एंड उनके सारे दोस्त मिलकर उधर एयरपिन देती है। माओ की फ्रेंड कहती है कि इस गार्डन पार्टी में बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट वाले लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन हिडन टैलेंट वाले लोगों को रखने का एक वजह है। मामा ये बात सुनने के लिए लेडी लिवा को देख के ये लोग उन्हें ग्रीट करती
जाती है। मामा उन्हें कहती है कि आपसे बहुत दिनों बाद मिलके बहुत ही खुशी हुई मुझे। इधर लेडी लिहुआ भी कहती है कि तुमसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तभी हम देखते हैं कि लेडी लिहुआ उसके सर पे एक न्यू हेयर पिन लगा के कहती है कि तुम पार्टी में बहुत ज्यादा ही एंजॉय करना है। ये बोल के उधर से लेडी लिहुआ चली जाती है। तभी उसके बाकी जो अटेंडेंट्स मतलब नौकरानी या फ्रेंड है ना, वो कहती है इतना सारा हेयर बैंड का तुम करोगे क्या। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मामा सारे मिलिट्री ऑफिसर को देख के कहती है जिनसी का असिस्टेंट एक ऊंची रैंक पे है एंड दूसरी तरफ वो लिहू को ये भी सही रैंक पे है। इसकी उम्र के हिसाब से इसकी कबेलियत काबिले तारीफ है। इधर हमारे जिनसी नहीं है, लेकिन छोड़ो उसकी चिंता किसको है। एंड ये बात सोचते ही हम देखते हैं मामा को फूड में जहर चेक करने के लिए दिया जाती है। इधर मामा फूड में जहर चेक कर रही थी। एंड में जहर चेक करने का काम बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन इधर में शायद मैं ही हूँ जिसे जहर खाना पसंद है। एनो सोचने लगती है कि दूसरी और एक डिश आ चुकी थी जो कि सम्राट की फेवरेट डिश थी। मामा उसको भी टेस्ट करती है। एनो देखती है कि सामने लेडी लिसु डर डर के फिश खा रही थी एंड लेडी लिसु का जो फूड टेस्टर है वो अचानक से एकदम डेविल सी स्माइल कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि मामा के सामने और एक डिश को परोसा जाता है जो कि एक सूप होती है। उस साइड हम देखते हैं कि लिहुका के दोस्त कहता है कि उस साइड देख भाई, फूड टेस्टर में एक बहुत ही कमाल की लड़की बैठी है। लिहुका कहता है कि नहीं नहीं, किसी लड़की को जहर चखते हुए मैं नहीं देख सकता, लेकिन उसके दोस्त उसे बार बार कहता है। इसी कारण हम देखते हैं कि लिहुका जैसे वो देखता है कि वो दरअसल कोई नहीं, वो हमारी मामा है। मामा उस सूप को टेस्ट कर रही थी, लेकिन इधर लिहुआ मामा को देख के एकदम चौंक जाता है क्योंकि इधर मामा उस सूप को पीने के बाद उत्तेजित हो जाती है एंड अजीब अजीब सा इशारा करने लगती है। एंड ये चीज देख के जो है लिहू का बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब एकदम ब्लश करने लगता है। वो सोचता है कि मामा ने क्या खाया, अभी जो भी खाया क्या वो इतना टेस्टी है। इधर हम देखते हैं कि मामा सभी को कहती है कि इस डिश में जहर है। ये बात सुनकर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मामा उधर से भाग के जाती उल्टी करने के लिए। इधर चारों ओर ये बात फैल चुकी कि एक फूड टेस्टर ने जहर खा ली है क्योंकि पसंद है। मामा जरा से रुक जाती है एंड कहती है कि प्लीज वो बचा हुआ सूप मुझे पिला दो ना जिसमें जहर है। मामा कहती है अरे यार पागल हो क्या, तुम्हारे जाने के बाद मिनिस्टर ने वो चेक किया था सूप, फिर वो भी बेहोश हो गया। अब ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है। मामा एक मेडिसिन निकलती है एंड कहती है कि ये मैंने बनाई है, ये अब मिनिस्टर को पिला दो तो वो उल्टी कर देगी एंड उनके अंदर की सारे जहर निकल जाएगी। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि मामा इन्फर्मरी में बैठ के उल्टियां कर रही थी। मामा कहती है कि तुम ठीक हो ना। मामा कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनसे कहता है कि अब हमें पता लगाना है कि किसने जहर मिलाया था लेडी कुयो के खाने पे। मामा कहती है कि तुम एक काम करो ना, तुम लेडी लिसु को इधर लिए हमें इधर क्यों बुलाया है। ये बस सोचते लेडी लिसु अपने हाथ को मोड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मामा को कुछ ना कुछ पसंद नहीं होती है। उसके बाद मामा कहती है कि तुम्हारे पेट के बारे में क्या हाल है, मैं तुम्हें चुरक दे दूंगा वो खा लेना। इधर लेडी लिसु शर्मा के कहती है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता। मामा कहती है कि इससे तो ये बस पता चल ही गया कि गार्डन पार्टी के लिए खाना रेयर प्लेस ने बनाई थी एंड मुझे ऐसा लगता है लेडी लिसु का खाना लेडी कियो की खाने से बदल गई। फिर मामा कहती है क्या मुझे नहीं पसंद है। मामा कहती है कि ये पसंद नापसंद की बात ही नहीं है, इससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप अच्छे से जानते थे लेकिन आपने फिर भी वो खाना क्यों खाया जबकि ये जहर देने के लिए बराबर है। एंड ये बात सुन के लेडी लिसु एंड उनका जो फूड टेस्टर है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर मामा वो फूड टेस्टर से कहती है कि इमरजेंसी के टाइम क्या क्या जरूरी है मैं इस पे नोट कर लिया है, ये अच्छे से पढ़ लेना एंड अगली बार ये सब खानों से दूर रहना। एंड वो एकदम सीरियस होकर कहती है मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर आज कुछ हो जाती तो महल तुमने मुझे बोला कि उस फूड टेस्टर को इधर लाओ। मामा कहती है कि मैं बस उसे ये सुनाना चाहती थी कि नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखे। जिनसे कहता है कि नहीं पता। इधर जिनसे कंफ्यूज होकर कहता है अच्छा ठीक है मुझे कम से कम ये तो बता दो क्या उन लोगों का टारगेट लेडी लिसु थी। मामा कहती है कि ये तभी सच हो सकता है जब दूसरे डिश पे जहर ना हो। फिर मामा होती है एंड सोचती है कि बाप रे बाप आज क्या दिन था। जिनसी का असिस्टेंट कहता है क्या ये हादसा पिछली जो उड़न टेबलेट वाला हादसा था उससे कोई मेल रखता है। जो सभी का पहले आई थी उसके हाथ पे जलन का निशान नहीं था। एंड ये बात सुनकर अब अगले दिन में हम देखते हैं कि माओ सपने देख रही होती है जिसमें वो एंड उसकी पिताजी है। अब माओ की नींद टूट जाती है। माओ सोचती है पिताजी ठीक तो होगी ना, कल मैंने गार्डन पार्टी में जहर खाया, इसी वजह से मेरी जो दोस्त है उन सभी को मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे सुला दिया, इसलिए मैं इतना अच्छा नींद ले पाई। एंड मुझे बाहर जाना है लेकिन मैं बिना मेकअप के नहीं जा सकती। अगले दिन में हम देखते हैं माओ क्वीन कियो के पास जाती है। क्वीन कियो कहती है मैंने तुम्हें बोला ना कि आज तुम रेस्ट करो एंड तुमने फिर से ये काला धब्बे वाला मेकअप कर लिया। माओ कहती है कि मुझे माफ कर देना क्वीन, लेकिन मुझे इसके बिना अच्छा नहीं लगता। क्वीन कहती है तुम्हें पता है कल तुम्हारे बारे में सभी लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी एंड बेचारे गाउसिन तुम्हारे लिए इधर वेट कर रही थी मॉर्निंग से। गाइस जिनसी का जो असिस्टेंट है ना उसका नाम है गाउसून, लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा बोर हो गया था इसलिए मैंने उसे गार्डन में जो है घास को उखाड़ने के लिए बोला। अगले दिन हम देखते हैं कि माओ एंड गाउसून उस जहर वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। इधर जिनसी के कहने पर गाउसून वो वाला डिश ले आता है जिसमें जहर था। माओ कहती है तुमने इस बर्तन को छुआ तो नहीं ना। गाउसून कहती है नहीं मैं तो बस उसमें से एक चम्मच जहर को टेस्ट करने के लिए उठा लिया था, फिर मैंने इसे अच्छे से बंद कर इधर ले आया। फिर माओ उस बोल के ऊपर एक स्पेशल टाइप के पाउडर लगा देती है एंड इसकी वजह से उस बोल को जिसने छुआ था उसका फिंगरप्रिंट आ जाता है। माओ कहती है कि अब हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा
जाएगी कि किसने किसने इस बॉल को छुआ था। तभी माओ माओ को कुछ सुराग मिल जाती है एंड वो लेडी लीसू के फूड टेस्टर के बारे में सोचने लगती है एंड ये चीज गाउसन नोटिस कर लेता है। गाउसन कहता है तुम्हें कुछ सुराग मिला है क्या? लेकिन माओ माओ उसे तभी कुछ नहीं बताती है। माओ माओ उस फूड टेस्टर को बचाने के लिए बोलती है मेरे हिसाब से इस बॉल को 4 लोगों ने छुआ है। पहला हो जिसने इसके अंदर सूप डाला है, दूसरा हो जिसने इसे परोसा है, तीसरा लेडी लीसू के फूड टेस्टर एंड चौथा जो है ना उसने इसके अंदर जहर डाला था। गाउसन कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ ऊंचे दर्जे के रखेल के बोल में उस फूड टेस्टर का क्यों हाथ होगा, मतलब हाथ के निशान। मामा कहती है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, शायद उसने कुछ हड़बड़ी में यह किया होगा, उसे नहीं पता था कि इसके अंदर जहर है। गाउसन कहता है अच्छा ये बात है, इसका मतलब तो सेबिका ऊंचे दर्जे के रखेल को धमकी दे रही है। लेकिन माओ तुम मुझे ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझा के बोलो ना। माओ कहती है कि हाँ मैं बता तो सकता हूँ लेकिन शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये बस मेरा एक अंदाजा है। तो सुनो, कल गार्डन पार्टी में लेडी लीसू एंड लेडी कियो दोनों ही मिलते जुलते कपड़े पहने थे एंड उनके सेबिकाओं ने जो है सफेद कपड़े पहनी थी, लेकिन उन सेबिकाओं को लेडी लीसू के जैसे ही कपड़े पहनना चाहिए था मिलते जुलते। हर एक सेबिकाओं को अपने रखेल को जो है सपोर्ट करना चाहिए। गार्डन पार्टी के दिन मैंने देखा कि लेडी आर्डुओ के सेबिका लेडी लीसू के सेबिकाओं को डांट रही थी क्योंकि लेडी लीसू के सेबिकाओं ने लेडी लीसू के जैसे कपड़े नहीं पहने थी एंड उन लोगों ने जो डांटा है ना उसने बिल्कुल सही किया क्योंकि ये जो रेयर पैलेस है ये चारों ओर से दुश्मनों से घेरा हुआ है। तो रखेल बस अपने सेबिकाओं के ऊपर ही भरोसा करती है। तो मुझे ना उस सेबिकाओं के ऊपर ही शक हो रही है क्योंकि लेडी लीसू ने अपने सेबिकाओं का बताया हुआ ड्रेस पहन लिया था, जबकि उस सेबिका ने उसने इसलिए किया था कि उसका मजाक उड़ सके। गाउसन कहता है तो इसका मतलब उन सेबिकाओं ने उन्हें परेशान करने के लिए उनका खाना बदल दिया था। मामो कहती है कि हाँ, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि उसके अंदर जहर है। खैर छोड़ो, कम से कम क्वीन तो बच गई। गाउसन कहता है लेकिन कोई क्वीन के साथ ऐसा क्यों करेगी। मामो कहती है कि क्वीन बहुत ही छोटी उम्र से इस कैसल में थी, जो कि पिछले सम्राट मरने के बाद क्वीन इधर से चली गई थी, क्योंकि हर लड़की का ऐसा ही सपना होता है कि वो बस अपनी एक पति के साथ ही रहे, लेकिन उन्हें इधर वापस आना पड़ा एंड अपने मरे हुए पति के बेटे से शादी करना पड़ा। ये कितना घिनौना है। खैर छोड़ो, मुझे लगती है कि उस बोल के ऊपर ऊपर जो फिंगरप्रिंट है वो जिसने जहर डाला है ना उसका है, तो तुम बस 1900 के मत छूना। फिर मामा उधर से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि गाउसन उसके ऊपर थोड़ा सा शक करता है। गाउसन कहता है कि तुम कल लेडी लीसू के जो है फूड टेस्टर को क्यों बुलाया था। ये बात सुनकर जो है मामा थोड़ा सा गुस्सा एंड शॉक्ड हो जाता है एंड उधर कांपने लगता है। गाउसन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बस जानना था, ये कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं है। फिर मामा उसे एकदम साफ साफ तो नहीं बताती है, लेकिन वो बताती है इशारों में। मामा कहती है एक रखेल से ज्यादा एक सेबिकाओं का जो जिंदगी है ना, खासकर जो फूड टेस्टर, उन लोगों की जिंदगी बहुत ही खराब होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गाउसन जिनशी को आके मामाओं ने जो सब कुछ बताया है ना वो सब कुछ समझा के बता रहा होता है। जिनशी कहता है इसका मतलब तो ये कोई अंदर वाले का काम है। अरे यार, इसी वजह से मैं कल रात से सो नहीं पाया, मैं अपने कपड़े को बदल नहीं पाया, मुझे अब बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। गाउसन कहता है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, आप सो नहीं सकते हो। जिनशी कहता है कि अरे यार, अब मैं जो कुछ भी बोलूं तुम इधर से जाने नहीं वाले हो। गाउसन कहता है मास्टर, आपने तो अपना हेयर पिन भी नहीं निकाला है, मुझे लगता है कि कोई आपके असली रैंक को नहीं पहचान सका। जिनशी कहता है कि तुम इस हेयर पिन को निकालो ना। गाउसन कहता है कि आप इसे सीरियस नहीं ले रहे हो, आपको तो पता है ना ये कितना मूल्यवान है, ये बस खास लोग ही पहन सकते हैं। जिनशी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। गाउसन कहता है नहीं, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले सो जाओ, आराम करो। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनशी कहता है चलो वो तो चला गया, अब मैं मेरा काम करता हूँ। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर मामो अपनी दोस्त को जो है ट्रीट दे रही होती है। उसका दोस्त कहती है तुम्हें कल गार्डन पार्टी में कोई पिन मिला क्या, हेयर पिन। मामो कहती है कि हाँ मुझे 3-4 तो मिली है। उसके दोस्त कहते हैं कि इसका मतलब तो तुम अब इस पैलेस के बाहर जा सकती हो। मामो कहती है कि क्या, मुझे सच सच बताओ इसका मतलब क्या है। उसकी दोस्त कहती है देखो तुम इधर रहते हुए तुम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम्हें कोई इधर हेयर पिन मिल जाए कोई हाई रैंक वालों से, तो तुम एक मर्द के साथ बाहर जा सकती हो उसके परमिशन के साथ। मामा सोचती है कि इसका मतलब इस हेयर पिन का दूसरा मतलब ये है। उसकी दोस्त कहती है कि आप तुम एक आदमी को चुन लो, फिर उसके साथ इस रेयर प्लेस के बाहर तुम जा सकती हो। मामा उसे शुक्रिया बोल के उधर से चली जाती है एंड जाती हुई सोचती है कि मेरे पास 4 हेयर पिन है, उनमें से 2 मर्द ने मुझे दिया है। नहीं नहीं, उसमें तो एक मर्द है जो मर्द ही नहीं है। मतलब गाइस मामा जिनशी को जो है हिजरा समझती है। फिर मामा जाती है लियाको के पास। गार्डन पार्टी में इस बंदे ने भी मामा को जो है हेयर पिन दिया था। लियाको को तो पहले मामा को पहचान ही नहीं पता है। मामा कहती है अरे मैं तो फूड टेस्टर हूँ। फिर लियाको कहता है अच्छा, मेकअप के चमत्कार से लड़कियां क्या से क्या हो जाती है, वाह। लेकिन छोड़ो, तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया है वो बोलो। मामा कहती है कि मुझे मेरे फैमिली से मिलना है। लिहू का कहता है कि तुम्हें पता भी है इस हेयर पिन का मतलब। मामा कहती है कि मुझे पता चली है कि अगर तुम मुझे कुछ दिनों तक जमानत दे दोगी तो मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगी, फिर मैं वापस भी आ जाऊंगी। लियाको कहता है कि तुम एक सेबिका हो, सेबिका होते हुए भी तुम इधर से जमानत मांगते हो। फिर ये बंदा थोड़ा सा अकड़ दिखा के कहता है तुम छोटी लड़की मेरा फायदा उठाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। फिर मामा एक चाल चलती है एंड कहती है कि अगर तुम मेरी मदद
जरूरत करोगी तो मैं तुम्हें वार्डिग्रिस की 3 खूबसूरत राजकुमारी से मिलवा सकती हूँ। ये बंदा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एन कहता है मेरे 1 साल की कमाई उधर के 1 रात की फीस है। मामा कहती है कि तुम इनमें से किसी एक को चूज कर सकती हो। ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एन कहता है कि इन राजकुमारियों का जो फीस है इधर के जो हायर लेवल के कर्मचारी है वो लोग भी चुका नहीं सकती है। इधर मामा थोड़ा सा नाटक करती है। एन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी 2 पिन है, मैं उन लोगों से मदद मांग लूंगी। ये हेयर पिन देख के जो है ये बंदा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एन सोचता है ये तो मुझसे भी हायर लेवल का है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मामा कहती है कि तुमने कुछ सोचा क्या। लियाकू नर्वस होकर कहती है मैं हार मानता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए परमिशन मांग के तुम्हें कुछ दिनों तक घर ले जाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मामा अपने सारे दोस्तों को बता देती है कि वो घर जाने वाली है। ये अटेंडेंस कहती है कि बधाई हो, हमारे पहले तुम घर जा रही हो। मामा उन लोगों को धीमे से थैंक यू कहती है, लेकिन तब हम देखते हैं कि ये अटेंडेंस से हिलाने लगती है। एन कहती है तू भी इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो। मामा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उधर से आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगी। मामा के दोस्त कहती है तुम उस लिहू से कैसे मिले। मामा कहती है कि मैं बदकिस्मती से मिली। एंड ये बात सुन के जो है क्वीन कियो एंड उनके अटेंडेंट बोलती है कि मामा को अभी इन पिन्स के बारे में, मतलब हेयर पिन्स के बारे में कुछ नहीं पता है। क्वीन कियो कहती है ये बात तो अभी जिनशी को नहीं पता है कि मामा इधर से जाने वाली है, लेकिन जब मैं जिनशी को बताऊंगी तब बहुत ज्यादा मजा आएगी, मुझे उसका रिएक्शन देखनी है। अगले दिन में हमें बताया जाता है कि जिनशी अपने सारे के सारे काम को निपटा देता है एंड वो अपने लिए टाइम निकालता है कि वो मामा के साथ घूमेगा। लेकिन गाइस इधर क्वीन कियो जिनशी को बताती है मामा अपने साथ और एक लड़के को ले गई है सफर पे। ये बात सुन के जो जिनशी एकदम भाई सदमे में चला जाता है एंड इधर क्वीन हंसते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, 3 दिन बाद वो वापस आ जाएगी। अगले दिन में दिखाया जाता है कि लिहाकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है राजकुमारी से मिलने के लिए। मामा सोचती है कि वो तीनों राजकुमारी को इधर लोग पूछते हैं, उनसे मुलाकात करना मतलब तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। इधर सभी लोग उनके जैसे होना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके जैसे हो भी जाए फिर भी गारंटी नहीं है कि वो लोग बिकेगी। फिर हम देखते हैं मामा एंड लिहाकू विटिक्रिस हाउस पहुंच जाती है। मामा और दादी को देख के जो है भाग के जाती है मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली है। लेकिन दादी मामा के पेट में एक लात मारती है। लिहाकू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना मामा। मामा कहती है कि दादी इधर के मालकिन है, पता नहीं इन्हें क्या दिक्कत है, लेकिन दादी के किक ने मेरे पेट में जितना बचा हुआ जहर था उनको निकाल दिया। दादी कहती है कि ये वो लड़का है ना जिसे हाल फिलहाल जो है प्रमोशन मिली है। मामा तुमने इसके बारे में ही तो मुझे चिट्ठी में लिखा था, ये लड़का तो सच में हट्टा कट्टा एंड हैंडसम है। फिर दादी जो है एक लड़की को कहती है तुम जाओ एंड प्रिंसेस को कहो लिहाकू के स्वागत के लिए चाय बना के रेडी रहने को। फिर वो सेविका लिहाकू को जो है ले जाता है अंदर। लिहाकू जाते हुए कहता है मैं बहुत नर्वस हूँ मामा। मामा कहते हैं कि तुम अंदर अच्छे से इंप्रेशन जमाना, मजे करना। दादी कहता है तुम 10 महीने से किधर गायब थे। मामा कहती है दादी मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया ना लेटर पे। फिर मामा कहती है कि ये लो, ये रेयर प्लेस की मेरा जो है कमाया हुआ पैसा है। दादी कहती है कि राजकुमारी पारिन लिहू का जैसे आदमी को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी, मैं ये रख लेता हूँ, तुम आधा पैसा आके जमा कर देना। मामा कहती है दादी मेरे पास और कोई पैसा नहीं है। दादी कहता है ठीक है, तुम एक काम करना, तुम हमारे लिए यंग ऐसे ही कस्टमर लेते आना। मामा सोचती है कि क्या इधर छक्के भी चलेगी। नहीं, अगर वो इधर आएगी तो सारे के सारे रखेल जो है उसके ऊपर ही फिदा हो जाएगी एंड हमारे कोटे का बिजनेस जो है खत्म हो जाएगी। दादी कहती है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए वेट कर रही है, जल्दी जाओ। अगले दिन में हम देखते हैं कि मामा जो है अपने घर पे जो है आ चुकी है। वो अपने पिताजी को कहती है पिताजी मैं वापस आ गई। पिताजी कहता है बेटा तुमने तो बहुत ही ज्यादा देर लगा दिया मिलने को। अगले दिन में हम देखते हैं कि मामा अपने पिताजी को सारे के सारे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर मामा कहती है कि मुझे 2 दिन बाद फिर से वापस जाना पड़ेगा कैसल पे। फिर जो मामा बहुत ज्यादा थक जाती है, उसका पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम पहले रेस्ट कर लो। तभी हम देखते हैं कि मामा उधर जो है सो जाती है एंड उसका पिताजी मामा को देख के कहता है रेयर प्लेस, वाह मेरे किस्मत में ये क्या मोड़ आया है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। मामा अब नींद से उठ चुकी है एंड अपने पिताजी को इधर उधर ढूंढने लगती है। वो सोचती है कि पिताजी शायद खेत में है। फिर मामा जो है खेत में जाती है एंड सोचती है कि पिताजी का अब उम्र हो चुकी है, पिताजी को अब ये सब काम बंद करना देना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि वो इसे बंद नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पिताजी को जो है दवाई बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। किस तभी उधर एक बच्ची आ जाती है एंड मामा के जो फादर को पुकारने लगती है। मामा आके कहती है बच्ची तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, क्या तुम कोई आर हाउस के मेंबर हो। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की उसे पकड़ लेती है, कहती है कि चलो मेरे साथ। अगले दिन में हम देखते हैं कि मामा जो है एक आर हाउस में आ जाती है, जिधर मामा को कुछ अजीब सा स्मेल आने लगती है। ये बच्ची जो है एक रूम पे ले जाती है एंड कहती है देखो मैंने ले आया इसे, मतलब डॉक्टर को। इधर के जो बाकी सभी का कहते हैं ये देखो ना क्या हुआ इन दोनों को, ये दोनों तब से उल्टियां कर रही है, सांस नहीं ले पा रही है, थोड़ा सा इसका चेकअप कर दो ना। हमें लग रही है कि उल्टियां जो है इनके गले पे अटक चुकी है। इधर मामा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो जो है उसे चेक करने लगती है। मामा कहते हैं नहीं इसके गले पे कोई उल्टियां वगैरह नहीं है। गाइस तभी हम देखते हैं कि मामा जो है इस लड़के को अपने मुंह से जो है सीपीआर देने लगती है, जिससे इस लड़के को थोड़ा सा होश आता है एंड उस साइड उस लड़की को भी जो है सीपीआर दे देती है एक सेविका। मामा कहती है छोटी बच्ची को तुम जाके चारकोल ले आओ। फिर जो है मामा और भी ज्यादा इस बंदे को जो है सीपीआर देता है ताकि जो बच्चा कुछ उल्टी था ना वो भी निकल जाए। मामा कहती है कि सुबह सुबह मुझे ये क्या क्या काम करना पड़ रहा
रहा है आज। पीछे तो सेबिका जो है कहती है शुक्रिया तुम्हारा इस दोनों को जान से बचाने के लिए। मामा कहती है कोई बात नहीं, लेकिन वो दोनों कहती है कि वो लड़का एंड लड़की उल्टियां कर रही थी, उसके अंदर क्या थी। मामा कहती है खबरदार तुम इसे मत छूना, उसके अंदर जहर हो सकती है। फिर वो सेबिका से चली जाती है चाय बनाने के लिए। मामा कहती है कि ये पूरा कमरा शराब एंड तंबाकू के जो है स्मेल से भरा हुआ था। एक सेबिका एंड एक कस्टमर जो है इधर बेहोश पड़े थे, इधर 2 शराब के बोतल जो है खुले पड़े हैं एंड ये टूटा हुआ ग्लास, एक स्ट्रॉ के ऊपर लिपस्टिक लगा हुआ है, उधर एक पाइप एंड तंबाकू पड़ा हुआ है। इन लोगों ने बहुत ही खतरनाक वाला काम किया है। तभी हम देखते हैं छोटी वाली लड़की जो है कोयला लेके आ जाती है। मामा उस बच्ची को जो है बताती है तुम जाओ मेरे पिताजी को बता दो। वो इधर आए एंड आते टाइम कुछ जो है दवाई लेके आए। ये बच्ची उधर से जाते टाइम जो है मामा को कुछ अजीब से नजरों के देखने लगती है। इधर मामा जो है कोयले को पीसने लगती है। तभी कुछ देर बाद जो है उसके पिताजी उधर आ जाती है। मामा कहती है आप थोड़ा सा लेट हो, मैंने जो है कोयले को पीस दिया है। उसके पिताजी कहती है कि दरअसल ना इस बच्ची ने बताया उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका पहले चेकअप किया। तुमने तो कोयले पीस दिया है ना, दवाई के साथ मिला के जो है उन दोनों को पिला देते हैं। चलो फिर हम देखते हैं कि जो है छोटे बच्चे का दीदी सेबिका के पास जाके उसे दवाई पिलाती है। वो सेबिका कहती है कि वो कस्टमर अभी कैसा है। वो कहती है कि हाँ ठीक है अभी। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि मामाओं के फादर कहती है बेटी तुम जैसे इलाज करती हो ना वो उतना भी बुरा नहीं है। मामा सोचती है कि मेरा पिताजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो छोटे से छोटे डिटेल से बहुत अच्छे से केस को सॉल्व कर सकती है। उसके पिताजी कहती है कि बेटी इसके अंदर कैसा जहर था। मामा कहती है कि ये जो तंबाकू का पत्ता है ना इसके अंदर बहुत ही खतरनाक जानलेवा जहर था। उसके पिताजी कहता है कि अच्छा बेटी अगर मैं बोलूं कि उस पानी के अंदर जहर था। ये बात सुन के मामा पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता है, फिर वो उस उल्टियों को देखने लगता है। कहता है कि हाँ उन्होंने जो उल्टिया किया है ना उसके अंदर तो कोई तंबाकू का पत्ता था ही नहीं, मैं अभी भी मेरे पिताजी के सामने बची ही हूँ। इस तरह मामले में सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मामा एंड पिताजी इस कोटे के जो ओनर है ना उसके सामने बैठ के जो है चाय वगैरह पी रही थी। ये ओनर मामा एंड उसके पिताजी को जो है थैंक यू कहती है एंड उसे बहुत सारा पैसा देती है। उसके पिताजी जो है मना करने ही वाला था क्योंकि ये पैसा थोड़ा सा ज्यादा था। मामा अपने पिताजी को रोक लेती है एंड कहती है पिताजी अब ये ले लो, इस महीने का जो है किराया देने का पैसा नहीं है ना आपके पास। फिर हम देखते हैं उसके पिताजी चुपचाप वो पैसा ले लेता है। मामा सोचते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो है डबल सुसाइड एक आम बात है, ये बड़ी अजीब मजबूरी है। एक आदमी एक सेबिका को खरीदने का रिस्क नहीं ले सकती है एंड एक सेबिका अपने समय पूरे होने से पहले इधर से नहीं जा सकती है। इसलिए जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब कस्टमर एंड सेविका दोनों ही डबल सुसाइड कर लेता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो कस्टमर था वो अच्छे खासे फैमिली से था, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, उसके पास अच्छे खासे जो है लड़की होगी, तो बस वो एक सेविका के लिए सुसाइड तो नहीं कर सकती है। मामा जैसी इस तरह बात को सोच रही थी वो देखती है कि वो छोटी सी बच्ची जो है कस्टमर के रूम पे जा रही थी, उसे देख के जो है मामा उसे पीछा करने लगती है। मामा जैसे इस रूम के अंदर झांकती है वो देखती है कि ये बच्ची उस आदमी को जो है मारने ही जा रहा होता है। तभी अचानक से जाके मामा उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड वो चाकू छीन लेता है। ये लड़की कहती है कि ये आदमी मरने ही लायक है, मुझे वो चाकू दो। फिर ये बच्ची दोबारा से जो है मामा के हाथ से वो चाकू लेने की कोशिश कर रही थी। इधर मामा जो है उसे रोकने के लिए एक हेडबाट मारती है। फिर जो ये बच्ची है रोने लगती है। इधर इस बच्ची का जो है दीदी उधर आ जाती है एंड उन दोनों के ऐसे हालत में देखे उसकी दीदी कहती है कि मामा मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि मामा को ये लड़की बताती है वो जो लड़का है जिसको तुमने अभी बचाया उससे इधर के सारे सेविका परेशानी में है, क्योंकि ये आदमी सारे के सारे सेविकाओं को जाके ये बताता था कि वो उसके साथ जो है अलग से दुनिया बसाना चाहता है, वो उसको खरीद के इधर से ले जाना चाहता है। इसलिए इधर के पहले भी एक सेविका ने जो है उसके ऊपर चाकू मार दिया था एंड पहले भी इसे जहर पिलाया गया था। इसके पिताजी बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ 2 बॉडीगार्ड रहते हैं। गाइस ये जो छोटा वाला बच्ची है ना इसका जो दीदी है उसको भी खरीदने के लिए बोला था वो, लेकिन इन टाइम में आके उसे भी धोखा दे दिया वो आदमी, इसलिए बच्ची उसे भी मारना चाहता था। मामा सोचते है कि अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा ना तो कोटे का बिजनेस बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। मामा छोटी बच्ची को बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब गई सीधा 3 दिन बीत जाती है। मामा अपने पिताजी को बाय बाय बोल के कैसल की ओर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले उसे लिहाकू को लेना पड़ेगा जो कि उस कोटे के अंदर है। मामा देखती है कि लिहाकू बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है इधर। तभी पीछे से दादी आ जाती है एंड कहती है कि तुम्हें बच्चा कुचा पैसा कब लौटा रही हो। मामा अपने मन में सोचती है कि जब मुझे दोबारा इधर आना पड़ेगा तब मुझे और एक बकरी को उधर लाना पड़ेगा ताकि मैं दादी का और बच्चा कुचा पैसा भी चुका सकूं। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है एंड जो है मामा अब कैसल पे वापस आ चुकी है जिधर जिनसी मामा को बहुत ज्यादा गुस्से से घूर रही होती है। मामा सोचती है कि ये मुझे इतना गुस्से से क्यों घूर रही है, मुझे इधर से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड इसी बहाने मामा कहते हैं कि मैं कपड़े बदल के आता हूँ, फिर उधर से जल्दी जल्दी निकलने लगती है। लेकिन हम देखते हैं इस जिनसी उसे पकड़ लेता है, कहता है इतना जल्दी भी क्या है, पल्लर हाउस में आओ, मैं तुम्हारे लिए अकेले में वेट करूंगा। ये सुनकर जो है मामा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मामा एंड जो है जिनसी एक रूम पे है। मामा सोचती है कि मैं इधर इसके साथ अकेले में क्यों हूँ एंड मुझे इधर क्यों बुलाया गया है। जिनसी पूछता है तुम घर गए थे क्या, कैसा रहा तुम्हारा अनुभूति। मामा कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मेरे उधर के सारे लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं तो मैं भी खुश हूँ। फिर जो है जिनसी एकदम अचानक से सीरियस हो जाता है एंड कहता है लिहाकू वो कैसे टाइप के बंदा लगता है तुम्हें। मामा कहती है कि वो मेरा गारंटर है। जिनसी और भी सीरियस होकर कहता है क्या गारंटर, तुम्हें पता
भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें इसका मतलब भी पता है। मामा कहती है कि हाँ, इसका मतलब हायर रैंक के अधिकारी किसी का जो है गारंटर बन रहा है। जिनशी ये बात सुन के अपने मुंह को जो है बिगाड़ लेता है एंड वो बोलता है कि उसने तुम्हें कोई हेयर पेन दिया था क्या। मामा कहते हैं कि हाँ, उसने सभी को दिया तो मैंने भी एक ले लिया। जिनशी कहता है कि मैंने भी तुम्हें एक हेयर पिन दिया था। मामा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है कि इसका क्या मतलब है, क्या ये मेरे पे इसलिए गुस्सा है कि मैंने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, या लियाकू जो कोटे में एंजॉय किया ये चाहती है कि वो एंजॉय वो कर सके। मामा कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने जो रीपेमेंट किया था रियाकू को वो मैं आपको नहीं कर पाया। ये बात सुनकर जो जिनशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है क्या रीपेमेंट किया तुमने उसे। मामा कहती है मैंने उसे एक सुंदर रथ गिफ्ट किया जो हर कोई लड़का चाहता है। ये बात सुनकर जिनशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बेचारा सदमे में चला जाता है, मतलब जिनशी को इधर गलत फहमी हो चुका है। मामा कहती है कि क्या हुआ आपको, अब ज्यादा हिलो मत नहीं तो आपके ऊपर जो है चाय का दग लग जाएगी। मामा उसे पूछने लगती है, कहती है क्या हुआ, कुछ बात तो करो। लेकिन इधर जिनशी भाई अधमरा होकर उधर खड़ा था बेचारा। मामा उसे बाय बाय बोल के उधर से कट लेती है। फिर हम देखते हैं कि बाहर रानिया एंड जो सर्वेंट थे ना वो हंसने लगती है, क्योंकि इन लोगों ने जो सारे के सारे बात सुन लिया है इन दोनों का। इधर एक सेविका जो है मामा के सर पे एक चपाती मारता है एंड कहती है कि बेवकूफ तुमने ये क्या किया। इधर क्वीन जो बहुत ज्यादा हंसने लगती है जोर जोर से, क्योंकि इधर जिनशी एंड मामा को दोनों को ही गलत फहमी हुआ है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक कर्मचारी जो है बहुत ज्यादा दारू पी रहा था, उसे देख के बाकी के लोग जो हंसने लगता है। ये आदमी शराब खत्म होने के बाद और एक आदमी को बोलता है कि तुम जाके शराब ले आओ, मतलब कर्मचारी को बोलता है। वो कर्मचारी जैसे ही उसके लिए शराब लेता है उसके अंदर जो है कुछ मिला देता है वो। फिर ये आदमी जो शराब को पीने लगता है एंड इधर हम देखते हैं कि वो वाला आदमी उसे अजीब नजरों से घूरने लगता है। इधर सीन चेंज होता है, हमें गाउसुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा काम लेके आया हुआ है जिनशी के पास एंड कहता है कि अब नाराजगी छोड़ भी दो, कल जो हुआ है ना उसे तुम भूल जाओ। जिनशी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम इधर रख दो मैं कर लूंगा। जिनशी को देखे जो है गाउसुन अपने मन में सोचने लगता है मास्टर ने कितना ज्यादा मेहनत किया था एंड छुट्टी लिया था ताकि वो मामाओं के साथ घूम पाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मामाओं किसी और लड़के के साथ घूमने गया है तब मानो इसके सर पे कोई पहाड़ आके गिरा है एंड ऊपर से कल वाला इंसिडेंट। वो तो अच्छा हुआ कि क्वीन ने एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया है कि तुम्हें गलत फहमी हुआ है जिनशी, कि लिहाकू जो एंजॉयमेंट किया है वो कोटे के लड़की के साथ एंड उसका जो पैसा जो है माओ ने दिया है। इधर गाउसुन एक चीज को पढ़ता है एंड सोचता है बहुत सारे सरकारी ऑफिसर अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे बिल को पास करवा रहा है एंड इसी वजह से मेरे मास्टर मतलब मास्टर जिनशी को और भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब अगले दिन में दिखाया जाता है कि एक कर्मचारी जो है भागते हुए आता है एंड कहता है जिनशी से सर कुनन अब नहीं रहा, वो मर चुके हैं। ये बात सुनकर जिनशी उधर से जाने लगता है उसके पास देखने के लिए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर जिनशी क्वीन क्यो को बताता है सर कुनन का कैसे मौत हुआ है। इधर मामा सोचती है कि एक ऊंचे दर्जे का ऑफिसर जिसका उम्र 50 से ज्यादा थी, ज्यादा ड्रिंक करने के वजह से वो मर गई, मतलब मामा सर कुनन के बारे में ही सोच रही थी। जिनशी कहता है मामा तुम्हें क्या लगता है उनका मौत ज्यादा शराब पीने से हुआ है। मामा सोचती है कि मुझे पता था कि ये मुझसे जरूर पूछेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि मामा जो जिनशी के ऑफिस में है जिधर मामा जिनशी को बताने लगता है कि ज्यादा शराब पीने से क्या क्या नुकसान होता है। मामा भी कहती है कि मुझे भी लगती है कि ज्यादा शराब पीने से उनका मौत हुआ है। जिनशी कहता है कि हाँ ये बात तो सच है कि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, लेकिन जो है कल पार्टी था उन लोगों के अंदर एंड सर कुनन अपने आप को संभाल सकते थे इतना ज्यादा शराब पीने के बाद भी, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। इधर गाइसुन जो है थोड़ा सा शराब ले आता है। जिनशी कहता है कि तुम्हें टेस्ट करके बताओ। इधर तो जय मामा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिनशी कहता है कि जिसमें सर ने पिया था वो शराब वो टूट चुका है एंड जो बचा कुचा शराब था ना वो भी मिट चुका है, लेकिन ये पार्टी में जो शराब था ना उसमें से लाया गया है, तुम इसे चेक करके बताओ, शायद क्या पता इसके अंदर भी जहर हो। मामा जैसे उसे पीती है, मामा देखती है कि उससे थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आ रहा है, मतलब मिट्टी का टेस्ट। जिनशी कहता है कि हाँ सर को ऐसे टाइप की शराब पसंद है। मामा कहती है कि उस पार्टी के अंदर और कुछ था क्या। जिनशी कहता है कि हाँ उसमें और भी ज्यादा स्नैक्स था जैसे नमक वगैरह, सूखे मीट एंड वगैरह वगैरह। मामा जो है उस शराब को पीने लगती है। जिनशी कहती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इतना क्यों पी रहे हो। मामा कहती है कि तुम एक काम करो, जिस जर में सर ने वो शराब पिया था वो तब टूट चुका है ना, तुम उस जड़ को मेरे पास ले आओ। जिनशी कहता है कि ठीक है। इधर मामा कहती है कि मुझे और एक चीज है जिसको पता लगाना है। अगले मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि गाउसुन मामाओं को सर कुनन का जो है लाइफस्टाइल का रिपोर्ट दिखाती है ताकि मामाओं को उसे देख के पता लग सके कुछ। मामाओं जैसे उसे पढ़ रही थी तभी हमें दिखाया जाता है कि जिनशी वो टूटा वाला जड़ ले आता है एंड कहता है ये लो। तभी हम देखते हैं कि मामा अचानक से उस टूटे हुए जड़ से कुछ खा लेता है। ये चीज देख के ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिनशी कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हारा तबीयत तो खराब नहीं होगा ना। मामा कहती है कि चिंता मत करो, इसके अंदर जहर नहीं है। फिर मामा उस टूटा हुआ जड़ का एक हिस्सा लेके आग के अंदर चूड़ा करके डाल देती है, जिससे इन तीनों को पता चलता है कि उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा नमक था। मामा कहती है कि आपने मुझे उस दिन बताया था कि सर ने अचानक से जो है मीठा खाना शुरू कर दी थी। इस शराब के अंदर बहुत सारा नमक मिलाया गया था, इतना परिमाण नमक था कि अब ये जो नमक है ना ये क्रिस्टल बन चुकी है। आपको तो पता है ना ज्यादा नमक खाने से क्या होती है, तो मुझे लग रही है कि उसने बहुत ज्यादा नमक वाला जो है शराब पिया है, इसी कारण उनका मौत हुआ है। जिनशी कहता है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को बताना चाहिए था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक है। मामा कहती है कि उन्होंने नमकीन खाने का जो है टेस्ट खो दिया
था, तुम उनका रिपोर्ट पढ़ो एंड देखो। दरअसल सर कुनान ने अपने पत्नी को खो दिया था एक महामारी के चलते हुए एंड कुछ दिन बाद अपने बेटे को भी खो दिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थे एंड वो अपने जो पूरे टाइम जो है काम को करते थे। उनका खुशी बस एक ही चीज में था, वो था मिठाई एंड शराब। फिर मामा बताती है कि एक बीमारी है जिसके चलते लोग जो है नमकीन खाने का टेस्ट भूल जाती है। ये सारे बात को सुनकर जिनशी कहता है तो शराब के अंदर नमक किसने डाला है। मामा सोचती है कि उस पार्टी के अंदर ऐसा भी बहुत सारे कर्मचारी थे जो शायद सर कोनान को पसंद नहीं करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उस मीठे शराब के अंदर बार बार जो है नमक मिलाता गया एंड सर जो कुनान उसे खाते गए। उन सभी को ऐसा लगा कि सर को शायद पता चल जाएगा एंड वो तभी के लिए जो है शराब खाना छोड़ देगा, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि सर को ऐसा कुछ बीमारी है। ये सारे बात को सुन के माओमाओ के गाउसुन जिनशी को कान के अंदर कुछ न कुछ बताता है एंड कहता है कि माओमाओ तुम अब जा सकते हो। माओमाओ जाते हुए सोचती है कि मैं मेरे अंदाजों के अनुसार इन दोनों को बता दिया कि कौन मार सकता है सर को। जिनशी कहता है माओमाओ तुम्हारा शुक्रिया इतना कुछ बताने के लिए। माओमाओ कहती है कि जिनशी लग रही है बहुत ज्यादा दुखी, क्या सर कुनान जिनशी के लिए बहुत ही करीब कोई इंसान है। जिनशी कहता है कि सर कुनान मेरे जवानी के दिन पे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया था, वो बहुत ही अच्छे थे। इधर माओमाओ जिनशी को देख के सोचती है जिनशी तो पूरा एकदम आदमी के जैसे लग रही है। अब जिनशी माओमाओ को एक अलग सा जो है शराब देता है, कहता है कि तुम इसे खुले में मत पीना, एक रूम पे जाके बैठे आराम से खाओ। ये देख के जो है माओमाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिनशी को थैंक यू कहती है। इधर जिनशी जो है माओमाओ के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, देख के जो है माओमाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिनशी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। माओमाओ कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माओमाओ सोचती है कि ये पक्का काम चोरी कर रही है। माओमाओ कहती है कि तुम मेरे को छोड़ो एंड अपने काम पे ध्यान दो। जिनशी कहता है कि मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ मेरा। मामा कहती है क्या काम कर रही हो तुम। जिनशी कहता है मैं एक बिल को पास करवा रही हूँ जिसमें 20 साल के कम उम्र वाले लड़कों शराब ना छू सके, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा हूँ मैं। ये सुन के मामा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, कहते नहीं नहीं ये मत करना तुम। जिनशी कहता है माफ करना बट ये मेरे हाथ पे नहीं है। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जो है पानी के अंदर डूब रही है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ये खबर जो है माओमाओ एंड उस डॉक्टर के पास पहुंच चुकी है एंड ये दोनों उस लड़की को देखने के लिए उधर जा रही थी। इधर डॉक्टर उस लाश को देख के जो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड पीछे हट जाती है। माओमाओ गार्ड से पूछती है इस लड़की का बॉडी तुम्हें कहाँ मिला। गार्ड कहता है कि ये हमारे सेविका है, इधर जो खाई है ना उसके बाद जो झील है उसके उधर मिला मुझे ये बॉडी। मामा सोचती है कि ये डॉक्टर कितना फट्टू है। ये डॉक्टर रोते हुए कहती है मामा तुम देख लो ये केस को। मामा कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि तुम लाशों को मत छूना। उधर जिनशी आ जाता है। जिनशी डॉक्टर को कहता है तुम जाके इस लड़की के बॉडी को सही से चेकअप करो। इधर एक गार्ड उस लड़की के जो ऊपर जो पूरा कपड़े से ढका था ना उस कपड़े को हटा देता है, जो कि देखिए डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। माओमाओ इस लड़की को बहुत ही अच्छे से देखने लगती है, लेकिन इधर जिनशी माओमाओ को देख रहा होता है। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि जिनशी माओमाओ को कहता है पिछली रात ये लड़की दीवार पे चढ़ के जो है पानी के अंदर सुसाइड कर ली थी। माओमाओ कहती है कि नहीं ये असंभव है, अगर उसने सुसाइड किया होगा तो वो अकेली नहीं होगी क्योंकि इधर के दीवार बहुत ज्यादा लंबा है एंड इधर कोई सीढ़ी वगैरह भी नहीं है चढ़ने को। फुयो वाले केस में मैंने बहुत ज्यादा जर्ज पतल किया था, तभी मुझे मिली थी दीवार के ऊपर एक ब्रिक थी, लेकिन कोई अकेला उस ब्रिक की मदद से ऊपर नहीं चढ़ सकती है। ऊपर से उस लड़की का पैर जो है बंधा हुआ था। इधर का रीति रिवाज है किसी भी लड़की का पैर अगर छोटी होगी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो तुम्हें उस पैर को जो है ढक के रखना होगी। जिनशी कहता है क्या ये एक मर्डर है। मामा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो लड़की पानी के अंदर गिरी थी ना तब वो जिंदा थी, मैंने उस लड़की को अच्छे से देखा, उसकी उंगलियां लाल थी, इसका मतलब वो अपनी नाखूनों की मदद से दीवार चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इधर मामा अचानक से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड एक अकेले कोने पे जाके सोचने लगता है कि सुसाइड करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये घिनौना काम है, लेकिन अगर कोई मुझे मार दे तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं उससे घृणा करूंगी, क्योंकि मेरे मरने के साथ साथ मेरा जो सपना है ड्रग के ऊपर जहर के ऊपर रिसर्च करना वो नहीं हो पाएगी। जिनशी कहता है कि अरे तुम क्या सोच रहे हो। मामा कहती है कि मैं खुद को मारने के लिए कौन सा जहर सही रहेगा वो सोच रही हूँ। व्हाट क्या बोल रहे हो तुम खुद को मारना चाहती हो। मामा कहती है अरे नहीं नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मृत्यु जब कभी भी हो सकती है। ये केस भी बिल्कुल सर कुनान के केस के जैसा ही है, कब आपकी मृत्यु होगी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। फिर मामा जो है पिछले सारे बातों को जो है याद करने लगती है। एनो जिनशी को कहती है अगर आपको कोई ऑर्डर दे कि जाओ एंड माओमाओ को मार दो तो आप मुझे मारने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, कौन से जहर। जिनशी कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। माओमाओ कहती है कि मैं एक कॉमन लड़की हूँ, तो इस कैसल में मेरे जैसे सारे के सारे लड़की कॉमन ही है एंड इधर का जो कोई भी गलती करेगा तो उसका तो सजा ये होगा ना मौत, तो आप मुझे कौन सी मौत की सजा दोगे। जिनशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड चुप हो जाता है। मामा कहते हैं कि मुझे माफ कर देना एंड अपने मन में मामा ये भी सोचने लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जिनशी कहता है मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ और मैं नहीं करूंगा। मामा कहती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कहा हो जाए कुछ पता नहीं। मामा कहती है ठीक है फिर मैं आता हूँ, ये बोल के चली जाती है। अगले दिन में मामा को दिखाया जाती है जो कि बैठ के सोच रही थी जो लेडी पानी में गिर के मर गई वो उस गार्डन पार्टी में भी थी जिधर पॉइजन दिया गया था, उसके पास से ऐसा कुछ चीज
मिला जिससे सभी को लगा कि पॉइजन इसने ही डाला है। इसी कारण वो लड़की सुइसाइड कर लिया था एंड इस केस को उधर ही बंद कर दिया गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है जिनशी गाओसुन को कहता है 2 महीने हो चुका है, मैंने तुम्हें बोला था जला हुआ हाथ का जो केस था उसके बारे में जानकारी लाओ। तो वो कौन है? गाओसुन कहता है कि मुझे जितना दूर पता चला है ये एक ऊपर दर्जे की सेविका है जो ग्रैंड पेवेलियन से है जिसका नाम है फिंग मिंग। ये बात सुनकर जिनशी सोचता है लेडी आर्डुआ के सेविका फिंग मिंग। आप गाइस नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर माओ माओ के दोस्त कहती है तुमने सुना है क्या वो जो लेडी सुइसाइड की है ना वो गार्डन पार्टी के दिन उसने लेडी लिसू के खाने में जहर मिलाया है। मुझे ऐसा लग रही है कि रखेल लेडी आर्डुओ उनके कहने पर ही वो लड़की ने ऐसा किया होगा क्योंकि लेडी आर्डुओ अब हमारे सम्राट की रखेल नहीं है, उनकी जगह पे कोई न्यू एक रखेल आने वाली है। ये बस उनके मामा सोचने लगती है कि लेडी आर्डुओ जो सम्राट से 1 साल बड़ी है, लेडी आर्डुओ का भी एक बेटा था लेकिन उसने उसे खो दिया। ये रेयर प्लेस बस बच्चे पैदा करने के लिए ही है बहुत सारे। क्वीन लिहुआ अगर और एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उन्हें भी हटा देगी पद से। एंड क्वीन क्योको भी सम्राट आगे प्यार करेगी कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। अगले दिन में दिखाया जाता है कि लेडी कियो एंड लेडी लिसू बैठ के टिया पार्टी कर रही थी। लेडी कियो कहती है तुम्हें शहद पसंद है, तुम्हें मीठा पसंद है? लिसू कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। फिर हमें दिखाया गया है कि लेडी लिसू को जो है शहद वाला टी दिया गया है जो देख के लिसू बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर जो है माओ ये चीज नोटिस कर लेती है, सोचती है कि शायद लेडी लिसू को जो है मीठा खाना पसंद नहीं है। माओ क्वीन कियो को कहती है कि लेडी लिसू को अदरक वाला गर्म पानी पसंद है। लेडी कियो कहती है कि ठीक है फिर अदरक वाला गर्म पानी लेडी लिसू के लिए लाया जाए। यह सुनकर लेडी लिसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों का पार्टी खत्म हो जाता है जिधर माओ अपने रूम की तरफ जा रहा था तभी उधर आ जाता है जिनशी। मामो पार्टी कैसा रहा? मामो कहती है कि हाँ सही रहा। ये बोल के मामो उधर से जाने लगती है लेकिन जिनशी उसे पकड़ लेता है। जिनशी कहता है किधर जा रहे हो, मेरी बात तो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। मामो उसके हाथ को हटा के कहता है कि नहीं मुझे अब रूम में जाना है। जिनशी कहता है वो जो लेडी ने सुसाइड किया है उसके बारे में ये रूमर्स फैल रहा है कि गार्डन पार्टी में उसने ही जहर मिलाया था, तुम्हें क्या लगता है ये एक सुसाइड है? मामा कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। जिनशी कहता है कि वो एक नॉर्मल सेविका थी तो वो भला क्यों जहर मिलाना चाहेगी? मामा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। जिनशी कहता है कि लेडी आर्डुओ के पास जाओ तुम अब एंड उधर जाके जो है तुम कुछ मदद करके आओ। इधर जिनशी फिंग मिंग के बारे में पता लगाने के लिए मामा को भेज रही थी लेकिन वो मामा को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। मामा कहती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है मैं जाऊंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मामा एंड उसका और 2 दोस्त उधर चला जाता है जिधर मुख्य सेविका फिंग मिंग इन तीनों का वेलकम करती है एंड कहती है कि अब से 3 दिनों तक तुम मेरी मदद करोगे। तभी उधर लेडी आर्डुओ आ जाती है। लेडी आर्डुओ को देख के जो है मामा सोचती है कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, ये 35 साल की लगती भी नहीं है, ये अगर राइडिंग वगैरह का कपड़ा पहनेगा तो और भी ज्यादा यंग लगेगी। एंड लेडी आर्डुओ को देख के मुझे मास्टर जिनशी की याद आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब अब काम कर रही थी जिधर माओ के काम को देख के फिंग मिंग उसका बहुत ज्यादा तारीफ करती है एंड कहती है कि तुम मेरे और भी एक चीज में मदद कर सकती हो। माओ फिंग मिंग को देख के सोचती है कि ये कितना अच्छी है, सबकी देखभाल करती है, सबकी तारीफ करती है। अब हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर मामा अपने कमरे में जा रहा होती है लेकिन फिंग मिंग कहती है कि नहीं तुम आज इधर ही रुकोगे। फिंग मिंग उसे एक रूम में ले जाती है जिधर मामा को एक सुंदर सा खुशबू आती है जो कि एक मोमबत्ती से आ रही थी। तभी उधर फिंग मिंग आ जाती है एंड उसे 3 ब्लैंकेट देती है सोने के लिए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर मामा जो है काम कर रही होती है एंड तभी उसके दिमाग में आती है क्या वो जहर वाला कल्प्रिट इधर हो सकती है? इधर के जो सारे सेविका है बहुत ज्यादा अच्छी है, वो लोग ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि उनका जो मेन लीडर है मतलब फिंग मिंग वो बहुत ही अच्छी है। फिंग मिंग अपने जीवन की आधी जिंदगी लेडी आर्डुओ की सेवा में बिताई है, नहीं तो आज लेडी फिंग मिंग भी क्वीन होती, लेकिन उन्होंने क्वीन होना चूज नहीं किया, उन्होंने सेवा स्वीकार की है लेडी आर्डुओ की। क्या इतनी अच्छा है, इतना लॉयल्टी। जहर मिलाने का तो काम नहीं कर रहा है ना क्योंकि लेडी आर्डुओ अब इधर से जाने वाली है। लेडी लिसू जो बहुत ज्यादा छोटी है वो अपनी रखेल होने का काम भी सही से नहीं निभा पा रही है, इसलिए सम्राट लेडी लिसू के पास नहीं जाती है। क्या इधर ऐसा कुछ घोटाला चल रही है जिधर लेडी लिसू को बाहर निकाल के लेडी आर्डुआ का जो पोजीशन है उसे बरकरार रखने की कोशिश किया जा रहा है? अगले दिन में हम देखते हैं कि मामो एक रूम में एक सभी के साथ काम कर रही होती है जिधर बहुत सारा शहद है। मामो कहती है कि ये शहद इधर क्या कर रही है? वो सभी का कहती है कि लेडी फिंग मिंग उनके परिवार में ये शहद इकट्ठा करने का काम होता है तो उधर से ये सब आती है। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि अब मामो जिनशी के पास वापस आ चुकी है एनो जिनशी को सब कुछ बता देती है, उसने जो जो देखा उधर जो सब कुछ नोटिस किया है वो सब कुछ। जिनशी कहता है अगर मैं तुम्हें बोलूं उधर से कोई एक है जो बहुत ही आसानी से बाहर लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकती है तो वो कौन हो सकती है एंड उसकी वजह क्या हो सकती है? मामो कहती है कि वो फिंग मिंग हो सकती है क्योंकि वो लकड़ी आधे जले हुए कपड़ों से बांधा हुआ एंड फिंग मिंग के हाथ में जो जला हुआ पट्टी है एंड वो जो रंग बिरंग के आग निकला था, मुझे ये सब लग रहा है कि कोई एक कोट था, नहीं तो कोई क्यों वो रंगीन आग जलाएगा। एंड फिंग मिंग बहुत ज्यादा अच्छी से बिहेव करती है सभी से तो उनके ऊपर भी कोई शक नहीं जाएगी। ये मेरा एक अनुमान है, मैं श्योर नहीं हूँ। जिनशी कहता है कि मैं इस बात को मान लेता हूँ। मामा सोचती है तो इसका मतलब इसे पहले
पहले से ही पता था इस बारे में। अगले सीन में हमें दिखाया गया मामा लेडी लीसू के पास जाती है एक क्वेश्चन को पूछने के लिए। मामा पूछती है क्या आपको शायद पसंद नहीं है। लेडी लीसू कहती है कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। मामा कहती है वो तो आपकी चेहरे से ही पता चल जाती है। कोई रीजन है क्या जिससे आप शायद पसंद नहीं करती हो। लेडी लीसू अपनी बचपन की कहानी सुनाती है जिधर डॉक्टर ने उसने मना किया था शहद खाने से, क्योंकि शहद उनके लिए हानिकारक हो सकता है। लेडी लीसू के सेविका कहती है तुम एक सेविका हो के हमारी एक रानी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। फिर वो सारा सेविका जो है लेडी लीसू को भड़काने लगती है। मामा सोचती है अच्छा तो ये तीनों ये काम करती है। लेडी लीसू बहुत छोटी है, इसी वजह से ये तीनों लेडी लीसू को इसी तरीके से परेशान करती है एंड भड़काती है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इधर मामा और लेडी लीसू को कहती है कि मैं लेडी फिंगमिंग को जानता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि मामा और लेडी लीसू से बहुत सारा जानकारी लेके उधर से जा रही थी एंड वो गाउसुन को कहती है बहुत सालों पहले इस रेयर प्लेस में वो घटना घटी थी, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। गाउसुन कहता है ठीक है मैं लाइब्रेरी जाके उसको ढूंढूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि गाउसुन को वो सबूत वाला बुक मिल चुका है एंड वो आके वो माओ को भी दे जाती है। मामा उस बुक को पढ़ रही थी, तभी उन्हें पता चलती है कि सम्राट जब प्रिंस थी 17 साल पहले तब लेडी आर्डुओ के साथ उनका एक बेटा पैदा हुआ था, लेकिन वो बेटा मर चुका था। मामो आगे बढ़ती है कि उस बच्चे के जब डिलीवरी हुआ था तब डॉक्टर जो था ना उसका नाम पढ़ के मामो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मामो सोचता है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये आप हो, क्योंकि जब से मैं इस कैसल में आया हूँ मैंने इधर वो सारे के सारे जड़ी बूटी देखी है जो मैं मेरे घर पे उगाती थी। ये काम बस एक आदमी कर सकती है जो एक बूढ़ी औरत की तरह अपने पैर को लंगड़ाते हुए चलती है। ये वो डॉक्टर है जो एपोथेकारी पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट है। एक पुराने हिजरा जिसकी घुटनों से एक हड्डी को निकाल दिया गया था। आखिर आप इधर कर क्या रहे थे पिताजी। तो गाइस आपको क्या लगता है माओ का असली पिताजी कौन है। एंड इधर ऐसा और भी बहुत सारा राज है जो आप लोगों को पसंद आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वाला एनीमे पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।